तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है। हो सकता है, बराबर कि नहीं? अभी क्या 2 दिन एग्ज़ाम को बाकी है, तो अभी भी बाकी है पढ़ना, मतलब गलत बात होगी ये। तो अब ये तुम्हारा पूरा पेपर है। क्या होता है, बच्चों को ऑलमोस्ट अब तक पता ही नहीं है कि लिखना पेपर में कौन-सी बातें हैं और कौन-सी नई बातें लिखनी होती है, बराबर कि नहीं? बिकॉज़ होता क्या प्रॉब्लम है मालूम है आपको? जो नहीं भी लिखना होता ना, वो भी आप लिखते रहते हो और उससे अपना टाइम पूरा निकल जाता है और आगे जाके अपना पेपर कंप्लीट होता ही नहीं। ये लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट है यार। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट ही सिलेबस में क्यों डाला है? तुमको कितना लिखने को आ रहा है, ये देखना है उनको। समझा कि नहीं मरते? रीडिंग कितना अच्छा है और लिखना कितना आ रहा है आपको, ये उनको देखना है। तो ये जो आपका पेपर है आपके सामने, ऐसा आपको पेपर आएगा। सबसे पहले सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा, जब पहला पेज है जहाँ से आप आंसर लिखना शुरू करोगे, वो पेज पे एकदम बीचों-बीच आपको ये लिखना है, विभाग 1 गद्य, बीचों-बीच, ठीक है? वो पेज के सेंटर पार्ट में एकदम शुरुआत में। उसके बाद में ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ भी लिखना नहीं है। ये भी लाइन कुछ भी नहीं लिखना है। खाली आपको क्या लिखना रहता है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है? उसके बाद में ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। इसके सामने डैश करके आपको आंसर्स भी लिखने हैं, है ना? चूक की बरोबर पूछा है ना यहाँ पे, चूक की बरोबर से लिया, तो डायरेक्ट चूक है बरोबर है वो लिखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये लिखना है, ये पार्ट ऑफ आंसर है। जो तुमको मिलता है ना आंसर शीट, उसका नाम आंसर शीट है और ये क्वेश्चन से। आंसर शीट पे क्वेश्चन लिखना गलत हो गया ना, बराबर कि नहीं? क्वेश्चन कहाँ पे होने चाहिए? क्वेश्चन पेपर पे, वो तो है। आंसर पेपर पे तो खाली आंसर ही लिख। तो ये पूरा रामायण आपको वहां पे उतारना है, ठीक है वार्ता? दैट पार्ट इज फॉर 2 मार्क्स। देन द नेक्स्ट थिंग, जो मैंने पहले वाला बोला, वो कहाँ से मिलेगा आंसर उसका? यहाँ पे आने के बाद ये आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालना है। ये पूरा डायग्राम एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा उतारना है पेपर में, पेन से बनाने के बॉक्स। इस साल तो सीबीएसई के पेपर स्कैन हो रहे हैं, मतलब कंप्यूटर चेक कर रहा है उनको, क्योंकि इतने अभी टीचर ही नहीं है जो पेपर चेक करे। तो अभी ऑलमोस्ट काम उन्होंने पीसी के ऊपर दिया है। तो मान लो तुम्हारे पेपर अगर कंप्यूटर ने चेक किया, तो आपको पता है आपके कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स है। जितना ज्यादा लिखोगे वो भी फेल, मतलब रॉन्ग रहता है ना। मराठी में आपको भी पता है, काना, मात्रा, होकार, वेलांटी, उसके भी त्रास है, तो वो भी कंप्यूटर कैचअप करता है, समझा कि नहीं? लेकिन एसएससी बोर्ड के नहीं होने वाले इस साल कंप्यूटर से, वो तो टीचर ही चेक करने वाला है। तो मेरे को बताओ, ये भी लिखना है, लेकिन ये भी लिखना है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं, उसमें आंसर लिखना है जो भी रहेगा, बराबर कि नहीं? और ये जो पूरा डायग्राम है वो पेन से बनेगा, पूरा डायग्राम पेन से बनेगा। हाँ, अभी ये जो सोमत है, बराबर कि नहीं? ये खाली सोमत नहीं होता है, ये तो आपको ऐसा लिखना नहीं है सोमत का हेडिंग वगैरह। ये सोमत एंड अभिव्यक्ति होता है। सोमत एंड अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि इसका आंसर आपको खुद के मन से तो लिखना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको ये टॉपिक का भी आधार लेना है। मतलब ये आंसर लिखते टाइम ये टॉपिक में जो बातें बताई है, वो भी आप आंसर में लिख सकते हो, बराबर कि नहीं है? वैसा सवाल रहता है, ये टोटली पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं रहता। पर्सनल रिस्पॉन्स एंड अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति मतलब किसका आधार लेने का है? पैसेज का। तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांची गुणवैशिष्ट्ये लिहा।
तो यहाँ पे आपको बतानी है कि बाबा एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर कौन सी क्वालिटीज या कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो ये लिखते टाइम आप पैसेज के भी या ये टॉपिक के रिलेटेड भी कुछ विशेषताएं वो विद्यार्थी के अंदर जो होनी चाहिए वो आप लिख सकते हो, और बाकी के आपके मन के भी लिखने हैं। ठीक है वार्ता, ये पूरा पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं होता। अभी तो आपको पता है ये 3 मार्क के लिए है, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 12 से लेके 14 लाइंस का होना चाहिए। 12 से लेके 14 लाइन, ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइन्स होने ही चाहिए। 10 से 12 लाइन, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। 3 मार्क का है, 1 मार्क के लिए 4 लाइन तो मांगते ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका आप लोग 2 पैराग्राफ बनाओ, 3 पैराग्राफ बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 पैराग्राफ में लिखा तो भी चलेगा, 2 पैराग्राफ में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन पैराग्राफ कब बनाया जाता है? जब 2 अलग बातें आप बताते हो, तब पैराग्राफ बनाया जाता है। जैसे कि मान लो अभी अगर अगर मेरे को सवाल आ गया क्या कि खेळाचे फायदे आणि तोटे लिहा, मतलब गेम्स का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है उसमें का। तो मेरे को बताओ, अभी मेरे को आंसर में 2 बातें लिखनी है, एक फायदा और एक नुकसान। तो ऐसे टाइम पे मैं 2 पैराग्राफ बनाऊंगा। एक में मेरे को सारे फायदे लिखने पड़ेंगे, एक में खाली तोटे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा है? विद्यार्थी के अंदर कौन से गुण वैशिष्ट्य होने चाहिए वो आपको पूछा है। तो इसमें आप खाली उसके अंदर के गुण ही बताओगे ना पूरे, बराबर के? तो ये एक ही बात बताने वाले हो आप। तो मेरे को बताओ, तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? तो एक ही पैराग्राफ में लिखो। कहाँ पे 2 पैराग्राफ बनाए जाते हैं, कहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाए जाते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। एक ही बात बताया जा रहा है तो एक ही पैराग्राफ, 2 अलग बातें बता रहे हैं तो 2 पैराग्राफ, बराबर है कि नहीं? तो अगर फायदा और नुकसान लिखना है तो एक पैराग्राफ में सारे फायदे, एक पैराग्राफ में सारे नुकसान। यहाँ पे फायदा नुकसान पूछा है क्या? यहाँ पे खाली विद्यार्थी के अंदर के क्या पूछे? गुण। तो वो कितने पैराग्राफ में आएंगे? एक ही पैराग्राफ जो पूरा 10 और 12 लाइन का रहेगा, 10 से 12 लाइन, बराबर की नहीं है? अभी सवाल ये उठता है, दादा ये कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, बराबर की नहीं है? इसके लिए मेन बात है, क्योंकि जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा ना प्रॉपरली, तब आपका कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। तो होता कैसा है, यहाँ पे आपको 2 आकलन लिखना है, 2 आकलन। 2 आकलन मतलब 2 चीजों का आंसर कहां से मिलने वाला है? पैसेज से। ये दो, इसका भी और ऊपर जो क्वेश्चन था उसका भी। और ये तो आपके मन से लिखना है और थोड़ा पैसेज का आधार लेंगे अगर जरूरत होगा तो। ये वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बराबर की नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये जो 2 आकलन है ना, उसको 5 मिनट देना है लिखने के लिए। उसके अलावा ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स है उसको 5 मिनट देना है लिखने के लिए, और 5 मिनट आपको पैसेज रीडिंग के लिए लगेंगे। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितना मिनट में खत्म होगा? 15 मिनट में। पेपर 11 बजे चालू होने के बाद 11 बज के 15 मिनट में आपका पहला क्वेश्चन वाइंड अप होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? आप तो घड़ी लेके जाओगे 100 टक का, तो आपको पता होना चाहिए 11 बज के 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म करना है। अभी आपको ये भी क्लियर है, दादा ने बोला है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या अवॉइड करना है, सारा क्लियर है, बराबर है कि नहीं है? अभी मैंने बताया ये सब नहीं लिखना है, ये पूरा लिखना है। ये भी बताया कितने लाइंस का आंसर होना चाहिए। नहीं तो तुमको अगर गुण वैशिष्ट्य पता है, पूरा एक पेज भी लिख दोगे, क्या फायदा? 15 लाइन लिखेंगे तो भी 3 मिलने वाले, एक पूरा पेज लिखा तो भी 3 मिलने वाले, तो क्यों एक पूरा पेज लिखूं? आगे का छोड़ने का है क्या? सत्य है कि नहीं बात है? तो ये सॉल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए, बराबर की नहीं है? तो जब आपके सामने पैसेज आता है तो सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपका गलत तरीका रहता है, आप लोग क्या करते हो? डायरेक्टली पहला क्या पढ़ते हो? पैसेज, पहला पैसेज पढ़ते हो, में क्या पढ़ते हो? क्वेश्चन। फिर आंसर ढूंढने के लिए दोबारा किधर जाते हो? तो 2 बार हो गया ना पैसेज पढ़ के। बात है, तरीका कैसा होना चाहिए? पहले क्या पढ़ो? गो फॉर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ने का, और फिर जाने का पैसेज पढ़ने के लिए। तो जिधर जिधर तुमको आंसर मिलेगा क्वेश्चंस का, क्वेश्चन तो आपको मालूम पड़ेगा अभी, उधर क्या करोगे? अंडरलाइन करो। सही है कि नहीं? इवन पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन भी पहले पढ़ने का। क्यों?
जब तक तो पैसेज रीड करेगा और ये दोनों का आंसर ढूंढेगा, तब तक तेरे मन में सारे विचार आके रेडी रहेंगे। किसके? पर्सनल रिस्पॉन्स। बराबर की नहीं बात है? कुछ भी कर, लेकिन 15 मिनट में उसको खत्म कर, ये बात ध्यान में। बराबर की? इससे ज्यादा मिनट है ही नहीं तुम्हारे पास, आगे मालूम पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे, ये वाले, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन चालू हो गया। ये भी सीन पैसेज है। अब सारे जो बच्चे जानते हो, ये भी कहाँ का पैसेज आएगा? टेक्स्ट बुक का ही। तुम्हारे टॉपिक, तुम्हारे सिलेबस में पूरे 4 पार्ट है। 4 पार्ट है मराठी में। पहले 2 पार्ट का एक पैसेज आता है, अगले 2 पार्ट का एक पैसेज आता है, ये बात ध्यान रखना। दादा मैंने पहले 2 पार्ट पढ़े तो एक पैसेज भूल जाते, और क्या बोलता हूँ, आगे नहीं बढ़ता है। मेरे को बताओ इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा अभी, और इसमें ये बात लिखना पड़ेगा कि अवॉइड करेंगे, ये भी क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर कंपल्सरी देना है। ये पूरा एज इट इज नंबर के साथ पूरा उतारना है। बराबर की नहीं? ये ऐसा ही, ये ऐसे बक्से बनेंगे पेन से, उसके अंदर आंसर, आंसर लिख के दोबारा अंडरलाइन जरूरत नहीं। ये बक्सा बनाया मतलब सामने वाले को मालूम पड़ा ये आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं क्वेश्चन? इसको बनाया क्या बक्सा? इसको बक्सा है ना, मतलब यहाँ पे क्या है? आंसर। 50 बार मैंने शुरू से यही बताते आ रहा हूं। किससे बनाएंगे? पेन से, और बक्सा पेन से। बराबर की नहीं करता है? अरे ये पेपर गवर्नमेंट सारे पेपर स्कैन करके उनके पास पीडीएफ के फॉर्मेट में रखता है। तो अगर आपने पेंसिल से बक्से बनाए रहेंगे तो वो स्कैन करते टाइम आता ही नहीं इमेज उसका, और मेरे कहने के ऊपर आपको डाउट है तो आप कोई पेज के ऊपर लाइन मारो पेंसिल से, उसका जेरॉक्स निकालने जाओ, आएगा ही नहीं जब। पेंसिल वाले लाइन स्कैनर पकड़ता नहीं है। इसके लिए बोर्ड क्या बोलता है? किससे बनाओ लाइन? पेन से। सही है कि नहीं? तो ये वाला आपको मालूम पड़ा, इसमें क्या अवॉइड करना है, क्या लिखना है, यू पीपल नो। चलो बोलो। इसमें भी आपको पता है, ये वाला पार्ट क्या करोगे? अवॉइड करोगे। ये वाला पार्ट पूरा लिखोगे। हाँ अभी देख, इधर बक्सा नहीं है तो इधर तेरे को मालूम मेरे अंडरलाइन करना पड़ेगा पेंसिल से। बराबर कि नहीं? अभी इधर बक्सा है क्या? बक्सा होता तो पेन से बनाता। अभी बक्सा नहीं है, मतलब आंसर को मेरे को क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन, तब सामने वाले को पता चलेगा ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर। जिधर जरूरत है उधर आपको लाइन मारनी है, जिधर जरूरत नहीं उधर नहीं मारनी। क्वेश्चन ये सोमत आणि अभिव्यक्ती, ये पूरा सोमत ही पूछा है। देख, ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम तुमच्या शब्दात लिहा। ग्लोबल वॉर्मिंग, कुछ बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं मालूम पड़ेगा। अरे ये जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, टेम्परेचर, पहले गर्मी कम होती थी अभी ज्यादा होती है, अगले साल जाएंगे तो और ज्यादा गर्मी होगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या दुष्परिणाम है वो आपको लिखेंगे। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, बराबर कि नहीं, उसके क्या दुष्परिणाम है वो आपको लिखने। ठीक है? अभी अगर ऐसा पेपर में दिया रहेगा तो, ये तो मैं टारगेट का पेपर उठाया इसके लिए यहाँ पे लिखा है, ये तो आंसर मालूम पड़ा ना रे आपको। कितना लाइन में लिखना है? 12 से 14, मिनिमम 12 लाइन होने ही चाहिए। तो इसका टाइम मैनेजमेंट अलग से नहीं मिलेगा ना, ये भी कितना मिनट में खत्म होना चाहिए, वो भी सीक्वेंस आपको मालूम पड़ा। 5 मिनट में 2 आकलन लिखना है। आकलन मतलब जिसका आंसर कहां से मिलता है? पैसेज से। और 5 मिनट में क्या लिखना है? सोमत। 5 मिनट में 12 लाइन खत्म कर, ज्यादा चिंता मत कर। तेरे को पता है कोई बच्चे का आंसर सेम नहीं होता, कोई बच्चे का ओपिनियन सेम नहीं होता। तो बाहर करके गया रहेगा तो भी वेल एंड गुड, नहीं बाहर करके गया रहेगा तो भी वेल एंड गुड। यहाँ पे खाली एक ही चेक किया जाता है, तुम्हारे थॉट्स कैसे और तुमको लिखने को आ रहा है कि नहीं, बस कुछ नहीं। बात हाँ बाबा नवनीत में जा रहे, नवनीत तरीका गवर्नमेंट ने बनाया है, नवनीत के गवर्नमेंट ने बनाएगा। नवनीत का मैं पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास नवनीत है क्या? तो क्या टारगेट गवर्नमेंट ने बनाया? किसी के पास कुछ नहीं है। इवन पेपर चेकर के बाद जो सॉल्यूशन आता है ना, उसके अंदर सोमत का आंसर दिया भी नहीं रहता। आंसर किसका दिया जाता है? खाली ये देखिए ऑब्जेक्टिव है ना सारे, उसके आंसर दिए जाते हैं। सोमत में क्या देखते हैं? खाली हाँ बच्चे का पॉजिटिव थिंकिंग है,
ग्लोबल वॉर्मिंगचे यहाँ पे पूछा है दुष्परिणाम, मतलब प्रॉब्लेम पूछे, और तू बोलेगा ग्लोबल वॉर्मिंगचे काहीही दुष्परिणाम नाही, ते उलट चांगलं आहे, थंडीपासून वाचवतं, तापमान वाढलं पाहिजे, लय मजा येते. तो ये झालं का नहीं निगेटिव. उसने दुष्परिणाम पूछा है तो तेरे को दुष्परिणाम ही लिखने पड़ेंगे. हाँ कि नहीं वर्ते. हाँ, ये अपठित गद्य, इसका मतलब आप समझते हो, अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज कम टाइम में खत्म होता है, ओनली 10 मिनट्स, क्योंकि इसमें क्या नहीं रहता, सोमत सोमत नहीं रहता. इसमें खाली आपको दो आकलन मिलेंगे. ये देख, आपको बता, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, और ये वाला पूरा ऐसा ही बनाएंगे. किससे बनाएंगे ये बक्सा पूरा, पेन से बनाएंगे. इधर भी देख, ये वाला अभी इधर जोड़ा लगा बोला है, तो ये क्या तुम्हारा बचपन का तरीका करोगे क्या इस, ऐसा काय करू नका. ये बाजू में आएगा अगट, और ये बाजू में क्या आएगा, उत्तरे. बगट आएगा कि उत्तरे लिखते हैं यहाँ पे, उत्तर, इकडे उत्तरे असतं, आता इथं बगट लिहा, उत्तर. इसका आन्सर, दादावर भिक्षा मागायला येणारा, काय ते, इथे लिहून. बरोबर है कि नहीं तसं. तो मेरे को बताओ, यहाँ पे आकलन 2 ही था, और इसका भी आंसर पैसेज से मिले, तो 10 मिनट लगेगा इसके लिए, क्योंकि 5 मिनट लगेगा मेरे को वो दोनों लिखने के लिए, ऊपर वाला और ये वाला, और 5 मिनट में क्या करूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा. पढ़ूंगा ना 5 मिनट में, आंसर ढूंढने के लिए लगेगा. तो ऐसा 5 मिनट करके कितना मिनट हो गया, 10 मिनट. तो मेरे को बताओ, अब जाके तुम्हारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. कितने मिनट के बाद, बोलो, 40 मिनट में. तो जब तुम्हारे घड़ी का सुबह सुबह 11 बज के कितना मिनट होएगा, 40 मिनट, तब जाके तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म. सही है कि नहीं वार्ता. अब तक तुम्हारे हो गए खाली 14 और 4, कितने मार्क का पेपर लिख के हो गया, 18 मार्क, 18 मार्क्स, 18 मार्क का अब तक कंप्लीट हुआ. 40 मिनट खत्म हो गए, लेकिन 40 मिनट खत्म हो गए, ध्यान रखो. यहाँ पे क्या मैटर करता है, एक्यूरेसी, प्रेझेंटेशन, बरोबर की नाही वाटत आहे, हे मॅटर करत आहे. ज्यादा खाडाखोड नाही झाल्या पाहिजे. लिखा वर्ड कट किया, वापस लिखा कट किया, असं काही करू नका. समझा, एक बार गलत रहेगा ना, वैसे ही रहने दो, कोई रीड करने वाला नहीं. मैं तुमको बोलता हूँ, बराबर की नहीं होता, कोणी वाचत नाही. बोर्ड वाला एक पेपर चेक करने का गवर्नमेंट है ना, टीचर को 7 रुपए दे रहा है. कितना रुपए, आजकल मंदिर के बाहर भिखारी को भी लोग 10 रुपए डालते. सही बोल रहा हूँ फिर, उसको पेपर चेक करने का कितना मिल रहा है, वो पड़ेगा. सत्य की नहीं, उसको खुश कैसा रखने का, बेटर हैंड राइटिंग से, बेटर प्रेजेंटेशन से, बस उसको खुश रखने का बस. बाकी तो गलत क्यों ना आंसर लिख, खाली लिख. हैंड राइटिंग बेकार मत निकाल, रूल है वो फॉलो कर, खाली लिखते जा. बराबर की नहीं होता. अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छा मार्क्स निकालते, जिनको पता है सामने वाले को कैसा एडा बनाने का है. सत्य की नहीं वार्ता है, कोणी वाचणार नहीं है. वो बंदे को 50 पेपर आएंगे चेक करने के लिए, 350 रुपए के लिए, 7 रुपए के हिसाब से 50 पेपर, 350 रुपए के लिए 10 घंटा बैठेगा क्या लाइन मारते मारते. तो ये की नहीं है, वो तो क्या धना धन बस खाली देखेगा, बस क्या है, अच्छा हैंड राइटिंग है, वाह प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लड़का होशियार लग दे दो मार्क्स. और तुम लोगों ने लेकर खड़ा कोड़ किया, ये किया वो किया, ये मकरा लग, ये त्रास वाले, इसको फेल. बराबर की नहीं, फिक्स करके रखता है वो, इसको लटका नहीं गए. ऊपर से उसकी बीवी बेकार रहती है, वो भी उसको परेशान करती है. बच्चे मेरे बच्चों के जैसे रहेंगे और त्रास देंगे, तो वो तो राइट रहेगा उधर भी. बराबर की नहीं, ऐसी बात. अगला कंसेप्ट है ये तुम्हारा, क्या है ये, पद्य. अभी बताओ, जब पेज शुरू करोगे तो बीचों बीच ये रहेगा, पहला विभाग 2 पद्य, नवीन पेज, विषय का नवीन पेज. ये तो अभी साल खत्म होने आया तुम्हारा, यू पीपल नो ना दैट थिंग, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज. मैं बाद में मैं पेपर प्रेजेंटेशन का बताऊंगा तो मालूम पड़ेगा ही आपको.
अभी आप खाली क्या देख रहे हैं, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और कितने टाइम में लिखना है, और कौन सा आंसर कितना लिखना है, यही चल रहा है। बराबर की नहीं बताइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा राइटिंग स्किल, ग्रामर, बराबर की नहीं, सारा चीज बताऊंगा आपको, पेपर प्रेजेंटेशन खत्म। कल मिलो नहीं मिलो चलेगा, मेरे को भी बार बार मिलने में मजा नहीं आता, समझा कि नहीं? देख लो बाबा। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, ये अवॉइड, ये भी अवॉइड, ये कंपलसरी मांगता है, ये भी मांगता है, ये भी मांगता है, ये बक्स से बनाएंगे, बराबर की नहीं, सिम पोएम चल रहा है। चल देख लो। हाँ, ये वाला, इसमें ये अवॉइड, ये लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, आंसर उतारना पड़ेगा। ये कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिखा, ये अवॉइड, ये लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखो। सही है की नहीं वार्ता? ये इधर सैनिक सीमेवर तैनात असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो, या विधानाचा काय रे भाव स्पष्ट करा। इसमें पोयम में एग्जैक्टली क्या विचार, मतलब पोएट को एग्जैक्टली क्या विचार यहाँ पे बताने के, इन शॉर्ट आपको ये लाइंस का मीनिंग बताने का। अभी ये आपको 2 ही मार्क्स के लिए आता है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको आता है तो कम से कम 7 to 8 लाइन्स बहुत हो गई, 7 to 8 लाइन्स इनफ, 7 से 8 लाइन में उसको खत्म करना है। अभी आपको पहला ये करना है कि पोयम का पढ़ाई कैसे किया जाता है, बराबर की नहीं है? पोयम का पढ़ाई का सिंपल तरीका, पोयम उठाने का, उसमें के हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करने का, हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग मराठी में ऊपर लिख देने, जो हार्ड वर्ड है अंडरलाइन मीनिंग, हार्ड वर्ड अंडरलाइन मीनिंग, हार्ड वर्ड अंडरलाइन मीनिंग, और फिर कोशिश करने का क्या मतलब है ये लाइंस का। अगर तेरे को लाइन का मीनिंग मालूम पड़ा है तो मतलब समझेगा ही, बराबर की नहीं है? बच्चे पढ़ रहे हो, अरे का पोएम में काय वाचू, वो क्या करता है, एप्रिसिएशन बाय करता है। अरे एप्रिसिएशन कभी नहीं बाय किया जाता, तेरे को क्या आना चाहिए, पोएम का मीनिंग आना चाहिए, बराबर? पोएम का मीनिंग आ गया तो सारा चीज जमेगा तेरे को। अब ये लाइन, ये जो लाइन है, बराबर, ये लाइन है पोएम में ऊपर, तो इसका क्या मतलब है, कि अगर तू पोएम सही से पढ़ा रहेगा, उसका भावार्थ पढ़ा रहेगा तो मालूम पड़ेगा तेरे को। अभी पोएम का मान लो तुमको, पोएम का भावार्थ पता है तो ये भी मालूम पड़ेगा, द्रव्य का मतलब क्या है, आस्वे का मतलब क्या, औक्षण का मतलब क्या, कल्लोल का मतलब क्या, ये हार्ड वर्ड्स है पोएम के, जिसको तू अंडरलाइन करके क्या पढ़ा है तूने, इसका मीनिंग पढ़ा है। पढ़ाई क्या करना है वो मालूम पड़ना चाहिए आपको पहले। नहीं, रोज उठ रहा हो सुरवाचन बाय ऐड करना, रोज उठ रहा हो एप्रिसिएशन बाय ऐड करना, अरे ये तूने किया ना, तेरे पूरे मार्क्स है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर तेरे को मीनिंग ही नहीं समझा है पोएम का, इसका क्या आंसर लिखेगा? क्योंकि पोएम का लैंग्वेज और प्रश्न का लैंग्वेज अलग है। पोएम का लैंग्वेज कैसा रहता है, अलग तरीके का रहता है, और ये लैंग्वेज एकदम कैसा रहता है, शुद्ध रहता है। पोएम की भाषा में अलग शब्द आते हैं जो अपन सुने नहीं रहते कभी, क्वेश्चन एकदम क्लियर लैंग्वेज। अगर तेरे को भावार्थ पता है पोएम का, तो इसके मीनिंग, इसके आंसर कैसे मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और इवन ये आंसर तू ओरली लिख पाएगा जब तेरे को पोएम का क्या पता है, भावार्थ पता है। भावार्थ नहीं पता, लफड़ा हो। सही है कि नहीं? ये तो ये भी कंसेप्ट के लिए आपको टोटल 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट पहला वाला पार्ट, 5 मिनट पोएम पढ़ेंगे, बराबर की नहीं? 5 मिनट में तीनों आकलन लिखेंगे, 5 मिनट में ये पोएम के लाइन का भावार्थ लिखोगे। सैनिक सीमेवर तैनात असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो, या विधानातील भाव, ये विधान के पीछे का क्या कवि का ओपिनियन है, ये आपको बताने का है। इन शॉर्ट ये लाइन का आपको अर्थ बताने का है, बराबर की नहीं है? तो इसको आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में बताना है। तो इसके लिए 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट पोएम रीड करने के लिए लगेगा, उतना तो लगेगा नहीं उसको, पोएम के लिए रीड करने के लिए इतना मिनट नहीं लगता, छोटे लाइन रहते हैं। और बाकी 5 मिनट के लिए ये आपको आकलन पढ़ना है। लेकिन सबसे पहला पोएम पढ़ने लेंगे तो आपको ऐसा करना। पैसेज के लिए क्या पढ़ोगे, खाली सोमत, अगर वक्त है आपके पास तो सोमत एक बार रीड करके रख सकते हैं। पोएम में पढ़ने के लिए क्या लेंगे,
हार्ड वर्ड को क्या करेंगे, अंडरलाइन, और उसका क्या पढ़ोगे, अर्थ पढ़ोगे। हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करके अर्थ पढ़ोगे, उससे आपको ये भी हो जाएगा काम, हो जाएगा कि नहीं, ये भी हो जाएगा। ये भी आंसर कैसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और ऐसे है भी पोएम कितने, हर पार्ट में 2 पोएम, तो तुम्हारा टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 पोएम रहेंगे, उसमें भी पहला वाला संतवा नहीं रहेगा, बराबर कि नहीं है। तो 7 से 8 पोएम के हार्ड वर्ड को अंडरलाइन कर, तुम्हारा कैसा रहता है, दादा हमने अर्थ लिख के लिए इंग्लिश में, स्कूल का टीचर भी वैसा ही इंग्लिश में अर्थ लिख के देता है और एग्जाम में लिखना मराठी में, सही है की नहीं है, तो मला सांगा। हा, पुढे ये वाला, ये वाला क्वेश्चन काय, खालील 2 कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। ऐसा ही आपको बॉक्स बनाने का है, ऐसा ही बॉक्स। अब बॉक्स बना के भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, बिना बॉक्स का भी दे सकते हो। बॉक्स बना के दिया तो वेल एंड गुड, ज्यादा अच्छा दिखेगा। खाली लिखते टाइम देख क्या क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट अवॉइड करेंगे। हाँ, ये ऐसा ही रहेगा, ये भी सारा रामायण ऐसा ही रहेगा, सारा रामायण, बराबर की नहीं बात है। अभी मेरे को बताओ, जब यहाँ पे आप 2 दिवस या तो स्वप्न करो साकार, इसमें से कोई एक ही पोएम के बारे में लिखने वाले हो, तो इधर ये पूरा कट करो, इसका ही लिखो खाली, बराबर की 2 दिवस, तो इधर लिखते टाइम 2 दिवस लिखो। नहीं तो जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे डायरेक्टली, तो ऊपर हेडिंग डालने का डायरेक्टली क्या है, 2 दिवस, और 2 दिवस के बाद में फिर नीचे क्वेश्चन जो भी रहेगा तुम्हारा, बराबर की नहीं, बॉक्स नहीं बनाएगा तो डायरेक्ट प्रस्तुत कवितेचे कवी आणि कवयित्री। अभी कौन है 2 दिवस का कवि, नारायण सुर्वे। अभी नारायण सुर्वे कौन है, कवि है कि कवयित्री है, कवयित्री, कवि है, तो ये वाला लिखना ही नहीं है, बराबर की नहीं है। अभी बच्चे क्या करते हैं मालूम है कि 2 दिवस लिखेंगे और यहाँ पे सवाल डालेंगे, ये प्रस्तुत कवितेचे कवि स्लैश कवयित्री और फिर नारायण सुर्वे, मतलब नारायण सुर्वे का जेंडर 2 है क्या, तो कवि भी कवयित्री भी। तुमको तो पता है ना बाबा, नारायण मतलब कवि है कि नहीं, तो इधर लिखते टाइम क्वेश्चन कैसा लिखोगे, प्रस्तुत कवितेचे कवि और डैश करके नारायण सुर्वे, बराबर की नहीं है। तो पढ़ाई करने का दूसरा दूसरा चीज, सारे पोएम के क्या पढ़ने पड़ेंगे, पोएट, सारे पोएम के कवि पढ़ने पड़ेंगे, सही बोल रहा हो कि नहीं। दूसरा चीज क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रस्तुत कवितेचा विषय, फिक्स क्वेश्चन ऐसे ही आते, प्रस्तुत कवितेचा विषय। कुछ गधों ने कुछ साल पहले एग्जाम में लिखा था, प्रस्तुत कवितेचा विषय मराठी, कवितेचा विषय मराठी, और आके मेरे को इधर बोला भी था, बहुत सिंपल आया था पेपर। दादा एक तो क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा था ना, मालूम ही नहीं पड़ा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला एग्जाम में, इतना सिंपल बोला प्रस्तुत कविता विषय, दादा ये तो मेरे को पता था, 1 मार्क्स तो ऐसा ही मिलने वाला है। क्या लिखा बेटा तूने, मराठी, कंफर्म है, मैं बोला तू कंफर्म फेल। अरे हर एक पोएम बनाने के पीछे कुछ विषय है ना, वो विषय को पकड़ के पोएट ने क्या किया है, कविता बनवाई है। तो ये दूसरा चीज पढ़ना पड़ेगा, सारे पोएम का क्या पढ़ना पड़ेगा, विषय। बोर्ड बच्चों को फेल नहीं करता है, बच्चे खुद फेल होते, बच्चों को पहले से पता है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तुमको भी पता है ना बाबा, क्या पोएम का पोएट पूछने वाले हो, फिर भी तुमने याद नहीं किया, मतलब क्या बोर्ड ने फेल किया तुमको, तेरे को पता है सारा चीज क्या आने वाला है, फिर भी तू नहीं पढ़ रहा है। विषय ये भी पता है तुमको, हर एक पोएम का क्या विषय है, तुम्हारे पास डाइजेस्ट है, टारगेट है, सब पोएम में दिया है, तुझे किती बात है। हे देखा अभी इधर आहे, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा काय रे सरळ अर्थ। अभी आपने पोएम उठाया है 2 दिवस, तो क्या इसका अर्थ लिखोगे क्या, नहीं दादा मेरे को इसका जम रहा था ना, इसके लिए मैं इसका नहीं लिखा, इसका लिखा, और ऊपर हेडिंग डाला है क्या, 2 दिवस। अगर तेरे को 2 दिवस है तो इसका ही लिखना पड़ेगा, सही है कि नहीं है। तो इसका अर्थ ये 2 मार्क्स के लिए,
नियरली 7 to 8 लाइन्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। क्या इसका अर्थ है? वो 7 to 8 लाइन्स प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे एकदम बेटर हैंडराइटिंग से। अब ये कब आएगा तुमको? जो मैंने अभी तरीका बताया आपको। हार्ड वर्ड को क्या करो? अंडरलाइन। उसका क्या समझो? मीनिंग। और बाद में पोएम का पूरा क्या पढ़ो? भावार्थ। पहले हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करने का, उसका मीनिंग समझने का, और फिर भावार्थ पढ़ने का। तो हमारे पास डाइजेस्ट या तो टारगेट है ही उसमें से। और सारे पोएम के पहले उधर डाइजेस्ट में पहले शब्दार्थ दिए जाते हैं और बाद में उसके नीचे क्या दिया जाता है? भावार्थ दिया जाता है। 2 लाइन पढ़ने का, भावार्थ पढ़ने का, क्या है उसका, फिर 2 लाइन उसका भावार्थ। बराबर की नहीं है? बस लाइन लिखना ही नहीं है। ये हेडिंग डाला ना तुम्हें, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ मालूम पड़ा उसको, इसका अर्थ लिखा है। बराबर की नहीं है? फिर प्रस्तुत कविता आवडणे व न आवडण्याची कारण, वापस 7 to 8 लाइन्स। तो आपको पता है कॉमन रीजंस होते हैं, कविता आपको पसंद क्यों आई, क्यों नहीं आई। नहीं आई लिखना ही नहीं है वहां पे, नहीं भी आई तो भी लिखने का आई पसंद। बराबर की नहीं है? तो क्यों आई, तो आपको बोलना होता है मराठी में वहां पे की बाबा या कवितेमध्ये चांगला संदेश दिलेला आहे। त्यानंतर मग या कवितेमध्ये कवीने योग्य अलंकारांचा वापर केलेला आहे। ही कविता वाचण्यास आणि समजण्यास सोपी आहे। ही कविता काय रे लक्षात ठेवण्यास देखील साधी आहे। म्हणजे असं तुम्ही 4-5 रीजन्स देने कि वो आपको वो पोएम पसंद है वो। बराबर की नहीं? सारा चीज रट्टा मार के जाएंगे तो हो गया संन्यास त्यानाश। और ऊपर से वो डाइजेस्ट वालों ने, टारगेट वालों ने हर एक पोएम पसंद आने के, नहीं पसंद आने के रीजन अलग अलग दिए। पोएम में मतलब उसमें यमक शब्द असतात, यमक राइमिंग वर्ड्स। प्रस्तुत कवितेमध्ये कवीने योग्यरित्या यमक शब्दांचा वापर केलेला आहे। वरील सर्व कारणांमुळे मला ही कविता काय झाली? आवडली। मतलब तुम लोग 4-5 रीजन दोगे ना क्यों पसंद आई वो, और फिर बताओगे वरील सर्व कारणांमुळे मला ही कविता काय झाली? आवडली। ऐसा 7-8 क्या 15 लाइन बना देंगे, एक बनाओ नहीं। फिर प्रस्तुत कवितेतील काय रे शब्दांचा अर्थ लिहा। तो इधर भी ये क्यों शब्द दिए? अगर तेरे को ये लिखने का रहेगा तो स्वप्न करू साकार। ये क्यों दिए? जब तेरे को लिखने का है किसका है? 2 दिन, तो 2 दिवस उठाया तो यही लिखना है। बराबर की नहीं है? ये देख कितना चीज इसके ऊपर है जो मैं आपको बोल रहा हूं। पोएम के हार्ड वर्ड का क्या पढ़ो? अर्थ पढ़ो। अर्थ पढ़ने से आपको रुकना किधर है ही नहीं, आप कंपल्सरी आगे जाओगी। बराबर की नहीं बात है? तो ये 8 मार्क्स सही है कि नहीं? तो इसके लिए भी आपको देने का है 15 मिनट। 15 मिनट देना। अभी देखिए इसको क्या मिनट लगेंगे, इसको ये लिखने पहले 2 सवाल को क्या मिनट लगने वाले, और आखिरी वाले को क्या मिनट लगने वाले। तो मैंने क्या पकड़ा? पहले 2 और आखिरी वाला 5 मिनट। बराबर की नहीं? और बाद में काय ओळींचा अर्थ और आवडण्याची कारण 10 मिनट। इसको 5, इसको 5। तो सही नहीं टाइम पकड़ा है? इतने टाइम में होना ही चाहिए। उगा काहीतरी गोंधळ करत नका बसू। समझा कि नहीं है? तो कितना मिनट लगा इसको? पूरा 30 मिनट। क्वेश्चन अ को 15 पोएम के, और ये आ को 15 मिलके कितना हो गया? 30 मिनट। तो अब जाके तेरे घड़ी में बराबर 12 बज के कितने मिनट होंगे? 12 बज के 10 मिनट। तो तू समझ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या होना चाहिए? वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप। सही है कि नहीं है? उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सबसे जहां से तुम्हारा लिखना चालू हो जाएगा। ये देख, बराबर की नहीं है? क्या? स्थूलवाचक। अब तो जानते हो एक पेज पे एक आंसर लिखने, एक पेज पे एक क्वेश्चन का आंसर, एक ही पेज पे दोनों के आंसर नहीं लिखने, और कोशिश करने का कि ऑलमोस्ट पूरा पेज पढ़े भरे। लास्ट के आप लोग एक 3-4 लाइन छोड़ सकते हो, लास्ट के 3-4 लाइन आप छोड़ सकते हो। इसका लिखने का तरीका भी रहता है। पहले आपको पैराग्राफ में लिखना रहता है प्रस्तावना। पहले पैराग्राफ में प्रस्तावना लिखनी रहती है। क्या होती है प्रस्तावना? जैसे कि मान लो अभी तुम्हारा एक स्थूल वाचन है,
अभी ये जो क्वेश्चन है, क्या नाम, टिपा लिया डॉक्टर होमी बाबा, बराबर की नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से लिया है, भारत, भारत ना, कौन राइटर है वो भारत का, जो भी रहेगा। तुम लोग इसका प्रस्तावना कैसा बनाओगे, प्रस्तुत प्रश्न बार्क या लेखातून घेतला आहे, या लेखाचे लेखक अमुक अमुक हे आहेत, त्याचं नाव लिहिणार, बरोबर की नाही? या लेखामध्ये त्यांनी अमुक अमुक हा विचार मांडलेला आहे। ये हार्डली 2 या 3 लाइन में ये आता है पहला प्रस्तावना। ऐसा हेडिंग नहीं डालना प्रस्तावना, लेकिन सामने वाले को खाली यही जताना है कि मेरा पढ़ाई डिटेल में हुआ है, बराबर की नहीं बात है? क्या पढ़ के गाने का है तुमको, ये टॉपिक किसके बारे में है, दूसरा चीज इसका राइटर कौन है, बस इतना ही, बराबर की नहीं है? क्या बोलेंगे, प्रस्तुत प्रश्न किंवा दिलेला प्रश्न हा बार्क नावाच्या लेखातून घेतला आहे, या लेखाचे लेखक फलाना फलाना हे आहेत, बरोबर की नाही? आणि या लेखामध्ये त्यांनी अमुक अमुक हा विचार मांडलेला आहे, याला प्रस्तावना म्हणतात। ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण मतलब तुम्हारा मेन आंसर, मेन आंसर। अभी किसके बारे में लिखोगे आप लोग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर होमी बाबा के ऊपर तो लिखना है अपने को, ये मेन आंसर होगा जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, बराबर की सबसे ज्यादा ये होना चाहिए। और उसके बाद में आपको लिखने का है निष्कर्ष, उसको बोलते हैं, मतलब ऐसा हेडिंग देना नहीं है, ये स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, बराबर की नहीं, ये स्टोरी में आपको क्या दिखा, क्या समझा आपको, ये उसमें लिखना है, बरोबर की नाही? येथे आपणास डॉक्टर होमी बाबा यांचं काय रे बार्क या संस्थेसाठी केलेलं कार्य दिसून येतं। म्हणजे काय, डॉक्टर होमी बाबा ने बार्क के लिए क्या काम किया है वो अपने को यहाँ पे दिखता है, बराबर की नहीं है? ये हो गया निष्कर्ष, ये अपने को मालूम पड़ा ये टॉपिक से, बराबर की नहीं है? तो ऐसे 3 तरीका बनाने देते हैं, ये हार्डली 1-2 लाइन का, एक हार्डली 2-3 लाइन का, और ये ज्यादा, बराबर की तुम्हारा बराबर वो पेज पे बैठ जाता है, सही है कि नहीं? यस। उसके बाद में सबका ऐसा ही, खाली इसमें वो तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है, ये क्या, व्युत्पत्ति कोश, इसका ऐसा नहीं है, इसका प्रस्तावना नहीं आएगा ना, व्युत्पत्ति कोश आणि त्याचे कार्य, आणि त्याचे काय रे कार्य, इसमें प्रस्तावना नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई राइटर नहीं, ये क्या स्टोरी है क्या? तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, व्युत्पत्ति कोश जो है ना उसकी पहली व्याख्या लिखनी पड़ती है, व्याख्या। व्युत्पत्ति कोश का मतलब क्या है, तुम लोग क्या करते हो मालूम है, खाली व्युत्पत्ति कोश के कार्य याद करके रखते हो, जो 4 छोटे छोटे, है ना, 4 छोटे, मार्क्स नहीं मिलेगा, एक देंगे एक, समझा कि नहीं? व्युत्पत्ति कोश का पहली व्याख्या लिखने का, फिर उसके वो कार्य हेडिंग डालने का 4, वो 4 हेडिंग को, मतलब पहला हेडिंग, फिर वो लिखा, फिर उसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करने का, उसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है वो डाइजेस्ट में है, बराबर की नहीं बात है, उसको पहला बताने का वो क्या है, फिर दूसरा कार्य उसको एक्सप्लेन करने का, तीसरा कार्य उसको एक्सप्लेन करने का, बराबर की नहीं है? ये क्वेश्चन आएंगे ये, बिकॉज वो पूरे टॉपिक में वो अकेला ही क्वेश्चन है वो, और देख ये पिछले साल का ही पेपर है, बराबर की नहीं बात है? मतलब मेरे को बताओ, इस बार वो 10वीं मराठी मीडियम को भी आया था व्युत्पत्ति कोश का कार्य, मतलब वो टॉपिक का क्वेश्चन आया ना तो वही आता है, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन है, तो अब उसको याद करके रख सकते हो, काम बन जाएगा तुम्हारा, एक तो फिक्स हो गया, समझा कि नहीं? उत्पत्ति कोश और उसके कार्य, पहले उसकी व्याख्या लिखने का, उत्पत्ति कोश का मतलब क्या है, फिर उसके कार्य लिखने का, 4 उसको एक्सप्लेन करने का, मग तुम्ही खाली लाईन लिखने का, वरील सर्व व्युत्पत्ति कोशाची कार्य आहेत, लाइन, मतलब 4 एक्सप्लेन करने के बाद वरील सर्व व्युत्पत्ति कोशाची कार्य आहे। तो एक क्वेश्चन को 10 मिनट, दूसरे क्वेश्चन को भी 10 मिनट, 2 लिखने हैं ना, तो कितना मिनट में खत्म करने का ये, 20 मिनट। तो जब तुम्हारी घड़ी में कितना बच जाएगा, परफेक्टली 12 बज के 12:30 हो जाएगा, मतलब आधा टाइम खत्म और आधा पेपर भी खत्म, 40 मार्क खत्म ना, हाँ की नहीं बात है, बोलो। पहला क्वेश्चन कितने मार्क के लिए था, 18, दूसरा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए था, 16, और ये कितने मार्क के लिए, 6 मार्क्स, तो हो गया ना 40, आधा पेपर खत्म, आधा टाइम भी खत्म,
कितना लिखना है वो भी पता चला। पेपर पूरा 29 मार्क का शीट है वो, बराबर है कि नहीं? हाँ, मेरे 28 शीट हो गए मतलब तेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं। जितना जरूरत पड़ने वाला है पेजेस उतना ही लिखूंगा। जैसे कि मेरे को बताओ, ये देख, तो तुमको भी पता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 1 तीन पैसेज, तीन में क्या रहता है? दो आकलन और एक सोमत। दो आकलन और एक सोमत लिखने के लिए एक ही पेज लगता है, एक ही पेज। एक ही पेज पे तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या बैठेगा? दो आकलन और सोमत बैठ जाएगा। उसके बाद में इसका भी सेम एक पेज लगेगा, दो आकलन और आधा पेज सोमत। सही है कि नहीं है? और फिर ई में क्या रहता है? तुम्हारा अनसीन पैसेज ना, वो तो एक ही पेज पे बैठेगा, आधे पेज पे ही। उसमें तो सोमत है ही नहीं। चलिए इधर भी एक पेज गया, आधा पेज बचा हुआ, कुछ नहीं कर सकते। वहां पे तुमको डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा और ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा एक ही बार। तो इधर भी क्रॉस करोगे और ऐसा लाइन मारते रहो, बराबर कि नहीं? बोलो, पहला क्वेश्चन कितने पेज पे खत्म हो जाएगा? तीन पेज पे खत्म। और सारे अभी 3 पेज को ऊपर वाले डब्बे में क्या लिखना पड़ेगा? सब जगह पे 1। पहला क्वेश्चन चल रहा है ना, तो तीनों डब्बे में आपको 1 1 लिखते जाने का है, तीनों डब्बे में। तो एक पेज में नंबर दिया 1, अगले पन्ने पे लिखा ही नहीं, तो वो रफ वर्क हो गया, चेक ही नहीं होगा। है कि नहीं है? इधर क्वेश्चन नंबर है वही चेक होता है। पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता नहीं है सारा चीज। चलो, कितना पेज पे खत्म हो गया ये? 3। हाँ, मतलब अगर मान लो तुम्हारे 12-15 लाइन नहीं बैठ रहे तो आगे जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले पन्ने पे जाना नहीं चाहिए, इधर ही खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। समझा कि नहीं? बनता है, जरूरत पड़ रहा है तो यूज करो। मैं तो बोलू 12-15 लाइन लिखने के बाद अगर तुम्हारा पेपर का लिख के खत्म हो रहा है, टाइम बच रहा है, तो इधर आके और लाइन ऐड कर। लेकिन पहला कितना लाइन लिख? 12 से 14, वो तेरा सेफ जोन है। समझा कि नहीं? बनता है ऐसा चीज। बोल, अगले पेपर, अगले इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 2 में में आपको पता है 3 आकलन है, 3 आकलन। और ये क्या रहता है? पोएम के लाइन का अर्थ। तो इसको भी ऑलमोस्ट एक पेज लगेगा, बराबर की नहीं है? और उसके बाद में ये तुम्हारा एप्रिसिएशन, रस ग्रहण, इसको अराउंड 1-1.5 पेज लगेगा। मतलब इसको 2 पेजेस लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कविता आवडणं ना आवडण्याची कारण, लाइन का मीनिंग, उसके बाद में कवि, जगह जगह पे आप लाइन भी छोड़ोगे ना, एक एक लाइन छोड़ोगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में स्थूल वाचन है। तो पहले वाले को स्थूल वाचन को 1 पेज, और एक लिखना है स्थूल वाचन 1 पेज। तो ऐसा देखने जाएंगे तो मोटा मोटा आपको 4, 5, 6, 7, 8 पेज में खत्म हो रहा है। बराबर कि नहीं? हार्डली चल थोड़ा ज्यादा लिखा, 9 पेज लगेंगे और क्या। सही है कि नहीं है? लेकिन उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। सत्य है कि नहीं है? तो मेरे को बताओ, यहां तक ये अपना खत्म हो गया तुम्हारा क्या चीज? ये स्थूल वाचन। और फिर यहाँ पे तुम्हारा चालू होता है क्या चीज? ग्रामर। ग्रामर चालू होता है। और ग्रामर का इतना अभी कंप्लीट कराया है कि कोई ग्रामर रॉन्ग ही ना आए। बराबर कि नहीं? सारे ग्रामर के रिकॉर्ड, मतलब रूल्स बिल सारे वीडियो डाल दिए ऑलमोस्ट। और इवन ग्रामर बोलते हैं ना, प्रैक्टिस भी करा के लिए 9 पेपर सॉल्व करके लिए वीडियो लेके, क्या अभी कितना करूं? राइट ना? मेरे को बताओ, इसमें क्या लिखना रहता है आप लोग? हाँ, वो स्थूल वाचन का भी बीच में हेडिंग हो गया, तो ये भी हेडिंग देना है। हाँ, इसमें देख, ये लिखना है, ये कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं। हाँ, आप छोटा सा हेडिंग दे सकते हो 1 में, खाली इतना ही। ये क्या? वाक्यांचा प्रकार, इतना लिख सकते हो 1 के सामने। 1 के सामने वाक्यांचा प्रकार आप लिख सकते हो, बराबर की नहीं बात है? उसके बाद में अभी ये लिखना है, डैश करके आंसर। डैश करके आंसर लिखना है। बोलो क्या लिखा है? राष्ट्रगीताचा मान राखा। कुठलं वाक्य आहे हे? आज्ञार्थी वाक्य है। ग्रामर रॉन्ग ही नहीं करना है। 50 बार ग्रामर इसके लिए लिया गया है कि मेरे को पता है ये जिसका पूरा राइट उसका ज्यादा मार्क्स आएगा, वो 100% 90 क्रॉस करेगा मराठी। समजा की नाही वार्ता है? अगला कॉन्सेप्ट क्या आहे? हुशारीचे किती ते तेज त्याच्या चेहऱ्यावर, एक्सक्लेमेशन आहे की नाही? येस, उद्गारार्थी वाक्य।
बराबर है ना? यस। उसके बाद में ये देख, ये पूरा कुछ नहीं लिखने का है। हाँ, ये देख, इतना सा लिख सकता है वाक्य रूपांतर, यही कंसेप्ट है ना ये। डायरेक्ट आंसर। बोलो, ये लिखना नहीं है बिल्कुल, डायरेक्ट आंसर। बोलो क्या है? तो दररोज व्यायाम करतो, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर, ये भी नहीं लिखना है। बराबर की नहीं बात है? तो दररोज व्यायाम करतो, ये पढ़ा के हो चुका है कि नहीं? तो काय रे, दररोज व्यायाम करतो का? हाँ, इसमें वो अप्लाई नहीं होता, तो दररोज व्यायाम काय रे करतो का? बराबर की नहीं बात है? इसमें वो तुम्हारा बोलते हैं ना, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन निगेटिव बनेगा, वो अप्लाई नहीं होता इधर। बाकी सेंटेंस में अप्लाई होता है, बाकी सब सेंटेंस में अप्लाई होता है। बराबर? जगात सर्व सुखी असा कोण आहे? अब ये सेंटेंस आ गया, कौन सा? विधानार्थी वाला। प्रश्न कैसा बनाते हैं अपन? जगात सर्व सुखी असा कोण नाही। बराबर की नहीं? ऐसा, लेकिन इधर नहीं अप्लाई होता। बोलो ये क्या है? मन अशांत नव्हते, तो इसका अपोजिट यूज करेंगे, इसका भी अपोजिट यूज करेंगे। तो क्या आएगा? मन अशांत का उल्टा शांत, और नव्हते का उल्टा होते। आंसर बनेगा मन शांत होते। ये अभी इसमें आपको क्या लिखना है? ये नहीं लिखना है, खाली इतना हेडिंग देने का, वाक्य प्रचार। क्या लिखने का? खाली वाक्य प्रचार, ये भी नहीं, वाक्य प्रचार। ये पूरा खत्म। कोई भी दो ही लिखना है खाली। हाँ, आपको लिखते टाइम ये लिखना है पहले, सामने डैश करके अर्थ लिख सकते हो, या तो उसके नीचे अर्थ लिख के सामने लिख सकते हो। जैसे कि आप डायरेक्ट ले बाबा, आर्जव करने, ठीक है, ऊपर लिखा ऐसा पेपर में, क्या? आर्जव करने। बराबर नहीं? ऐसा डैश करके आगे लिख सकते हो, अर्थ उसका क्या है? वो विनंती करने, मालूम है ना? इसका लिखेंगे क्या? विनंती करणे। बरोबर की नाही वाटत आहे? तर तुम्ही लिहू शकता, वाक्य बनवायचं, नंतर मग वाक्य। बरोबर की नाही? तर रमेश काय सहलीला जाण्यासाठी त्याच्या आईकडे आर्जव करत होता. नाही तो रमेश काय रे सहलीला जाण्यासाठी त्याच्या आईकडे आर्जव करणे, असं लिहितात का? वाक्य बनवायला लागतं ना पूर्ण, कसं रे? आर्जव करत होता. त्यानंतर काय रे? उत्साहाला उधाण येणे, म्हणजे काय रे? खूप, येस, खूप आनंद होणे. बरोबर नाही? शिक्षकांनी दिवाळीला 15 दिवस सुट्टी असल्याची बातमी वाचताच सर्व मुलांच्या उत्साहाला उधाण आले. बरोबर की नाही? तुमच्या मनाने चांगलं वाक्य बनवू शकता, जेवढं चांगलं इफेक्टिव्ह वाचेल. कळलं का नाही? शिक्षकांनी वर्गामध्ये दिवाळीला 15 दिवस सुट्टी असल्याची बातमी वाचताच सर्व मुलांच्या उत्साहाला उधाण आले. काय वाईट वाटणार? रडणार आहेत का ती लोक? मजाच करतील ना. असा अर्थ लिहायचा. बोला, अंगाचा तिळपापड होणे म्हणजे काय रे? खूप, खूप राग येणे। और वाक्य प्रचार आप लोगों ने खाली क्वेश्चन पेपर पढ़ के गए ना, जितना मैंने कराया है, आपको पता है ऑलमोस्ट रिपीट है, ऑलमोस्ट रिपीट। पेपर मध्ये तेच तेच येतं, काही त्रास नाही। तुमको भाई थोड़ा सा दिक्कत इसमें आने वाले, वाक्य रूपांतर, बाकी आपका कोई किधर जाएगा नहीं। बोलो, इसके अलावा ये लिखने का है आपको, ये आपको लिखना है पूरा, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। बराबर की बात है? ये भी नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखने का, ये भी नहीं लिखने का, खाली इतना उतार दो। समानार्थी शब्द, हाँ, ये भी पूरा ऐसा ही लिखना है। शालीन, शालीन म्हणजे काय असतं रे? शालीन म्हणजे नम्र। बरोबर की नाही? नम्र हा शालीन शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे, हे कव्हर केलेला पेपर आहे मी। बरोबर की नाही? बोलो, आगे क्या है? आनंद, आनंद म्हणजे काय? आनंद म्हणजे काय रे? उत्साह, किंवा तुम्ही याला म्हणू शकता हर्ष। ये भी मैंने बताया है वीडियो में। हर्ष म्हणजे पण आनंद, खाली लिखते टाइम इधर इक्वल टू लिखना है, ऐसा। बराबर है कि नहीं है? बोलो, फिर इसमें ये हटा दो, क्वेश्चन नंबर डाल दो, ये लिखना है। बराबर है कि नहीं है? बोलो, इधर देख, क्रॉस करके दिया है क्या उन्होंने? तो तुमको पता होना चाहिए इधर क्रॉस आता है। बराबर की नहीं है? बोलो, खासगी का क्या आता है? सार्वजनिक। खासगी मतलब प्राइवेट होता है, सार्वजनिक मतलब सबका होता है। बराबर है कि नहीं है? गवर्नमेंट का ग्राउंड रहेगा सार्वजनिक, सबके लिए वो।
बरोबर की बोलो, चुपके चुपके बरोबर. चूकला अचूक पण येतं, कळलं की नाही? चूक आणि अचूक, अचूक म्हणजे पण बरोबरच असतं. चालेल, दो ही चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखो, ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा मीनिंग नहीं लिखना है. हाँ फिर ये हाँ, इतना लिख सकते हो, ये भी लिखना है. बोलो बांगडीचं काय येतं? Yes. इधर इक्वल टू नहीं डालने का, इधर खाली डैश. बोलो इधर मित्र के आगे मैत्रीण लिखा है, लिंग बदल रहा है. बोलो ये वचन बदला है ना. एक मित्र को भी मित्र बोलते, अनेक मित्र को भी क्या बोलते? मित्र ही बोलते. ठीक है. बोलो अगला कंसेप्ट क्या है? लिंग बदला. बोलो डोंगरचं काय येतं? डोंगरीन. हाँ सॉरी, बोलो यहाँ पे क्या बोला है? लिंग ओळखा. तो ये इतना लिखना है, ये भी लिखना है. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, पुल्लिंग. और इसका क्या आएगा? पता है ना आपको ये? शिक्षिका का क्या आता है? स्त्रीलिंग. हाँ, उसके बाद में लेखन नियमानुसार काय करा? लेखन करा. बोलो इसमें आपने को जानने का है कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर क्या है गलत है. इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ये लिखना है, लेखन नियमानुसार लिया. ये जाओ दे, इधर लेखन नियमानुसार लिया, इतना लिख सकते हैं. बराबर है ये. अभी आपको आंसर लिखते टाइम आपको पता है पूरा वाक्य लिखना है, ये नहीं सही करके लिखना है, और जिधर आपने सही किया उसको अंडरलाइन करना है. जैसे कि इथले, ये राइट है, इथले हा शब्द करेक्ट है, पर अगला क्या है? शिक्षक. रॉन्ग है कि नहीं? या ऐसा होना चाहिए ना, शिक्षक. तो ये रिपेयर किया ना आपने वर्ड, अंडरलाइन करो उसको. उसके बाद में क्या है रे? मना नहीं, ये सही है. अगला क्या है? खूब, ये रॉन्ग है, ये खूब ऐसा होता है दूसरा. तो ये भी रिपेयर किया, अंडरलाइन करने का. आगे क्या है? श्रीमंत, ये करेक्ट है. श्रीमंत काय रे? होते. और जो शब्द आपने रिप्लेस नहीं किए उसको एज इट इज, और जो रिप्लेस किए उसको रिप्लेस करके क्या करने का है? अंडरलाइन. सही है ये. बोलो ये क्वेश्चन लिखा क्या दोबारा आप उनने? डायरेक्ट आंसर नंबर 1 डाल के आंसर. फिर इधर क्या है? वाघिनी न, तो ये रॉन्ग है. यहाँ पे वाघिन ऐसा रहता है, वाघी नी न, ये जो घी है ना वो पहला रहता है, तो इधर अंडरलाइन करेंगे. फिर नाला पार करून, ये रॉन्ग है, या ऐसा रहता है बाम बू चा, बाकी सब सेम. बराबर क्या? ऑलमोस्ट एक सेंटेंस में कितने मिस्टेक रहते? दो. अंडरलाइन करेंगे, कम से कम दो रहते, ज्यादा 3 हो सकते हैं, लेकिन रेयर सेंटेंस में कितने मिस्टेक आते हैं? 3. और वो तो आ गया तो आपके लिए अच्छा ही है. कौन सा तरीका? जहां पे आपको 4 वर्ड्स देंगे और उसमें एक कौन सा वर्ड करेक्ट है वर्ड लिखना है, करेक्ट वाला वर्ड. तो वहां पे वो 4 शब्द लिख के फिर आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं. क्या लिखना है वहां पे? आंसर, ओनली आंसर. और अगला कन्सेप्ट क्या आहे? खालील वाक्यात योग्य विरामचिन्हाचा वापर करून वाक्य कसं लिहायचंय? परत लिहायचं. तर जानने का है खाली कहाँ पे विराम चिन्ह आएगा. कभी कभी आपको डायरेक्टली विराम चिन्ह बना के देते और उसके क्या लिखने? नाम लिखने. वो भी वीडियो हो चुका है अपना, ग्रामर के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है मैंने. वहां पे मैंने सारे विराम चिन्ह बताया है, उसका नाम बताया है, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे यूज करता है वो भी समझाया है. फिजिकल जब लेक्चर लिया क्लास में तभी भी हो चुका है वो. इसके पहले लिख के भी दिया है कब कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज होता है. सेंटेंस पढ़ के देखने का पहला. लाल हिरव्या देख, 2 कलर है, एक ही जाति के शब्द हो गए तो कम आएगा यहाँ पे, है की नाही आहे? लाल हिरव्या बांगड्यांकडे त्याने कौतुकाने काय केले? बघितले. लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप है क्या यहाँ पे? नहीं दिया ना. तो ये 2 विराम चिन्ह यूज होंगे यहाँ पे. उसके बाद में क्या? आईने नाराजी व्यक्त केली पण काय रे? उपयोग झाला नाही. तर मला सांगा, आईने नाराजी व्यक्त केली, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, और 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए अर्धविराम का इस्तेमाल. बरोबर की नाही? पण उपयोग झाला का? सवाल पूछा की नहीं? समझा कि नहीं वार्ता? यस. इस तरह से आपको यूज करना है. यहाँ पे कोई अंडरलाइन विंडरलाइन कुछ नहीं करना है. समझा कि नहीं वार्ता है? डायरेक्ट आंसर.
तो इधर आप लोग क्या लिख सकते हो, ऊपर खाली यही, या तो ये लिख सकते हो विराम चिन्ह वापरून वाक्य बना लिया। ऐसा हेडिंग नहीं भी दिया तो भी कोई त्रास नहीं, खाली आपको ये बातें लिखनी है। देखिए बराबर है। अब ये किसको कितना मिनट देने का, 20 मिनट। पूरे ग्रामर को कितना मिनट में खत्म करना है, 20 मिनट। तो अभी बताओ 12 बज के कितना मिनट खत्म हो गया, 12 बज के 50। इस तो ऑलरेडी हो चुका था, 12:30 ऑलरेडी हो चुका था। तो 12 बज के 50 मिनट में तुम्हारा ग्रामर पूरा वाइंड अप। समझा क्या बात है। अभी अपने पास बचा है 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट के लिए 1 आवर 10 मिनट ये पूरा पार्ट है। बराबर है ये। अभी मेरे को बताओ उपयोजित लेखन, ऐसा बीच में हेडिंग देंगे। आपको तो मैंने समझा है ऑलमोस्ट। आपको किसके लिए जाने का है, पत्र लेखन के लिए। सारांश लेखन करना ही नहीं है। सारांश लेखन किसका रहता है, अनसीन पैसेज का। यहाँ पे पूछा था अनसीन पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 के ई में, बराबर कि नहीं है। तो पत्र लेखन को अलग से, पत्र लेखन को अलग से आपको देने का है 15 मिनट, 15 मिनट पत्र लेखन के लिए। 15 मिनट लगता है उसके, 1.5 पेज का होता है ये, बराबर कि नहीं है। अभी कैसा लिखना है वो मैं बाद में समझाने वाला हूँ। पत्र जैसे आपको पता ही है, पहले दिनांक आता है, फिर प्रति आता है, कॉमा आता है, माननीय व्यवस्थापक आता है, दुकान का नाम आता है, दुकान का एड्रेस आता है, फिर पिन कोड आता है। वहां पे कॉमा देने का है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ये बात देखनी है, बराबर कि नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के विषय आता है, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय आता है, फिर एक लाइन छोड़ के पहला पैराग्राफ आता है, फिर वो बुक्स का या तो तुम्हारा क्या बोलते झाडांचं बॉक्स आता है, उसके बाद में और एक पैराग्राफ आता है, फिर एक लाइन छोड़ के कड़ावे आता है, फिर एक लाइन छोड़ के आपला विश्वासू आता है, फिर अपना नाम आता है, फिर अपना एड्रेस आता है, और लास्ट में क्या आता है, ईमेल। ऐसा ही पढ़ के जाओगे ना, बराबर कि नहीं। खाली एक बात ध्यान रखने का, पत्र लिखते टाइम बिना विचार करके लिखने का नहीं, पहला दिमाग में ये फिट करके लेने का क्या सीक्वेंस है। नहीं तो क्या होता है, घाई घाई में दिनांक लिखा, लाइन छोड़ा ही नहीं, और बाद में पता चला अरे लाइन छोड़ना था, गया काम। अभी भाभी का लाइन छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कट ही करना पड़ेगा। और कट किया मतलब सामने वाले का ध्यान गया उधर, बराबर कि नहीं वार्ता है। किसने ध्यान गवाया वो वहां पे, तुमने ही ना। तुम ही बोले हाँ इधर ध्यान दे भाई, इधर मैं चुप रहा हूँ। अरे हाँ कि नहीं वार्ता है, ऐसा ही चीज। तो मेरे को बताओ, अभी मैंने बोला बोला कितना कितना मिनट देने का पत्र लेखन के लिए, 15 मिनट। ये नहीं लिखना है सारांश लेखन। बोलो फिर क्या है, खालीलपैकी कोणतेही 2 कृती लिहा, ये लिखोगे ये। बोलो जाहिरात और बातमी लेखन, दोनों में से बातमी लेखन और कथा लेखन, ये 3 में से कोई भी कितने लिखने हैं, 2 ही लिखने हैं। जाहिरात लेखन रहेगा तो सीक्वेंस आपको पता ही है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ जाहिरात, बराबर कि नहीं होता है। तो जाहिरात का सीक्वेंस आपको 50 बार अभी हो चुका है, 50 बार हुआ है कि नहीं जाहिरात लेखन, जिसमें आप तो जानते ही हो। पहला आता है तुम्हारा घोष वाक्य आता है, फिर दुकान का नाम आता है, फिर वस्तु का नाम आता है, वस्तु का घोष वाक्य आता है, एक बाजू में वैशिष्ट्य आता है, एक बाजू में ऑफर्स आता है, फिर पत्ता आता है, संपर्क आता है, ईमेल एड्रेस आता है कि नहीं। फिर बातमी लेखन कितने पैराग्राफ में होता है, 3 पैराग्राफ में। पहला न्यूज़पेपर का नाम, बातमी का हेडिंग, एक बाजू में स्थळ, एक बाजू में दिनांक, आमच्या वार्ताहराकडून, पहिला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, एक ही सीक्वेंस है। रेयरली इसके लिए जाओ, अगर इसके लिए गए तो आपको पता है पहला टाइटल देना पड़ता है, टाइटल देने के बाद में 3 नहीं तो 4 पैराग्राफ में पूरा स्टोरी लिखना है, ये पॉइंट्स को पकड़ के, और बाद में लास्ट में क्या लिखना है, तात्पर्य। तात्पर्य नहीं लिखा गया काम से, फिर ये तुम्हारा क्या है, ऐसे राइटिंग। हाँ तो दादा वो जाहिरात लेखन और बातमी लेखन दोनों को 10-10 मिनट, दोनों को 10-10 मिनट, बराबर की नहीं। 10 मिनट में जाहिरात लेखन नहीं होगा, बराबर की नहीं, बहुत बार हो जाएगा। उसके बाद में बातमी लेखन थोड़ा ज्यादा लिखना है, लेकिन स्पीड अप करना पड़ेगा, मिनट ही नहीं ना उतने, 35 मिनट तो इधर ही खत्म होगी, सही है कि नहीं, ये। और फिर तुम्हारा सबसे बड़ा लेखन चालू हो जाएगा। जैसा तुम्हारे हाथ में पेपर आता है ना, उसके
पेपर आने के पहले ही वो तीनों ऐसे पहले देख के लेने का, कौन से ऐसे है, बराबर की नहीं है, और तीनों में से कौन सा ऐसे अपने को लिखने का है ना, वो पहले डन करने का, डन, ये ऐसे मेरे को उठाने का, समझा कि नहीं वार्ता ये, पूरा टाइम अपन सोचते रहेंगे ना उसके बारे में, ये ऐसे मेरे को करना है, प्रश्न लेखन नहीं करो, आत्मकथन ये भी रेयर करो, ये वाला कर सकते हो, ये वाले में आपको एकदम आपके मन का लिखते रहने का है, मानवी जीवनातील पाण्याचे महत्व बोलो, क्या हार्ड टॉपिक आएगा, इंसान के लाइफ में पानी का क्या महत्व है, लिख सकते हैं ना कितना भी, बराबर की 5 पैराग्राफ होने चाहिए, ध्यान रखो, 5 पैराग्राफ नियरली 2.5 पेज, 2.5 पेजेस के मिनिमम 2 पेजेस होना ही चाहिए, 2.5 पेजेस सफिशियंट हो गया, तो 2.5 पेज लिखने के लिए मेरे को लगता है 25 मिनट नहीं लगेगा, बराबर की नहीं, मेरे को बताओ परफेक्टली, परफेक्टली 1 आवर खत्म हुआ कि नहीं, 1 आवर खत्म होना, लेकिन अपन ने कितना मिनट रखा है, 1 आवर 10 मिनट, तो 10 मिनट में प्रेजेंटेशन देने का है, जिधर लाइन मारना है पेंसिल से वगैरह वगैरह सब कुछ चीज करना है, सही है कि नहीं वार्ता ये, ये देख, ये तुम्हारे सामने है मांगनी पत्र, ठीक है, ये जाएगा देख, ये बुक स्टोर का नाम है, बराबर की नहीं, ये बुक स्टोर का नाम है, ये उसका एड्रेस है, और ये बुक स्टोर कौन से टाइम पे चालू रहता है वो, और सोमवार को बंद रहता है, ऐसा एडवर्टाइज आपने पढ़ा, और एडवर्टाइज पढ़ने के बाद आपने ऑर्डर दिया, दिया ना ऑर्डर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला दिनांक आता है, देखो यहाँ पे स्पेस है मतलब लाइन छोड़ा है, यहाँ लाइन छोड़े, पहला दिनांक आता है, दिनांक के नंबर देखो, नंबर तुम्हारा घाई घाई में क्या मिस्टेक होगा, नंबर किस में लिखोगे आप, इंग्लिश में, गलत हो जाएगा कि नहीं है, इसमें लिखा है नंबर मराठी में, क्योंकि ऐसे पेपर मराठी का है, उसके बाद में लाइन छोड़ने के बाद देख, ये देख यहाँ पे जनवरी मंथ लिखने के बाद कॉमा है, आज का तारीख 27 जनवरी, थोड़ा रुका, और जहां पे थोड़ा रुका जाता है ना वहां पे कॉमा कॉमा, और 2018 लिखने के बाद फिर फुल स्टॉप आता है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, इसका प्रैक्टिस करना है, खुद से लिखते बैठना है, और फिर मालूम पड़ता है कहाँ पे कौन सा सिंबल आता है, जितना एक्यूरेसी उतने पूरे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद प्रति, प्रति के बाद में कॉमा है, बराबर की नहीं, फिर लाइन नहीं छोड़ना है किधर, माननीय व्यवस्था, माननीय पूरा वर्ड लिखा ना माननीय, तो डॉट नहीं देना है, माँ ये शॉर्ट फॉर्म है ना, इनिशियल है, तो डॉट तो देना ही पड़ेगा, व्यवस्थापक, जब तक एड्रेस खत्म नहीं होता तब तक कॉमा आते रहेगा, व्यवस्थापक कॉमा, ये दुकान का नाम अपने मन से उठाया कि दिया था एडवर्टाइज में, ज्ञान सागर ग्रंथ भंडार कॉमा, ये एड्रेस भी दिया था, देख एड्रेस महात्मा गांधी रोड कॉमा, दादर पश्चिम कॉमा, ऊपर तो कॉफी मारा है पूरा, ये देखिए कॉफी मारा, तो ये की नहीं है, हाँ, उसके बाद में देख मुंबई, ये दिया था क्या ऊपर, ये तो उसने लिखा है, ये सही नहीं किया उसने, बराबर की नहीं, आप लोग यहाँ पे फुल्ली मारना चाहिए, बराबर की नहीं है, फुल्ली दिया था क्या पिन कोड यहाँ पे नहीं, तो 6 बार फुल्ली मारने, और एड्रेस अभी खत्म हो गया फिर फुल स्टॉप, समझे कि नहीं, हाँ, अभी तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो, ईमेल, जैसे कि आपने यहाँ पे हेडिंग दिया ईमेल, ठीक है, तो ईमेल किसका, ज्ञान सागर क्या है, ग्रंथ भंडार, तो ज्ञान सागर ग्रंथ भंडार, उसके बाद में जोड़ने का वर्ड एबीसी, फिर @ फिर क्या gmail.com, बोला ना नहीं दिया तो लिख सकता है ऐसा, तो ये भी किधर दिया था पिन कोड, समझा कि नहीं, कैसे, लेकिन ये लेटर तेरे को मालूम पड़े कहां से उठा है, दुकान के नाम से,
और फिर जाके ये होने के बाद फिर तेरे को लाइन छोड़ना है, फिर विषय आता है। इसको डबल अंडरलाइन कर सकता है विषय, और फिर इसको सिंगल अंडरलाइन। यहाँ पे ऐसे डॉट देने को भूलने नहीं। बोलो आगे फिर लाइन छोड़ने का है। फिर माननीय महोदय, कुछ लोगों को आदत रहती है महोदय भी लिखते और महोदया भी लिखते। अरे या तो महोदय लिख या तो महोदया लिखना, दोनों क्यों लिख रहे हैं? मतलब तेरे को ही डाउट है मैं सामने वाले किसको लेटर भेज रहा हूं। अपने को पता नहीं रहता है क्या लेटर अपन किसको लिख रहे हो? बराबर कि नहीं, पता रहता है ना ये। तो दोनों ने लिखने का है, फिर कॉमा दे रहे, फिर लाइन छोड़ना है, बराबर कि नहीं। फिर क्या लिखने का? सप्रेम नमस्कार। हाँ, अगर ये लिखते हो तो लाइन नहीं छोड़ना है। मतलब देख कैसा, अभी देख ये तो माननीय महोदय लिख के बाद कोई लोग डायरेक्ट पैराग्राफ चालू करते हैं, बराबर कि नहीं है। अब लोग अगर लिखा माननीय महोदय, फिर कॉमा देके सप्रेम नमस्कार, फिर फुल स्टॉप और फिर लाइन छोड़ना है। फिर मतलब ये जो तुम्हारा है क्या चीज, माननीय महोदय कॉमा सप्रेम नमस्कार फुल स्टॉप फिर लाइन छोड़ो, बराबर। और फिर आपको पता है ये आपका पहला पैराग्राफ आता है। फिर पहले पैराग्राफ में क्या लिखना रहता है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तुम कौन हो, किसके अनुमति से ये पत्र लिख रहे हो, क्या काम के लिए पत्र लिख रहे हो, ये बात ही पहले पैराग्राफ में बता नहीं रहती है। अभी तुम्हारा नाम यहाँ पे दिया था क्या? नहीं दिया था। कुछ कुछ एग्जाम में तुम्हारा नाम देते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम वहां पे बोलेंगे तुम क्या, बाबा रमेश कुलकर्णी, तर तुम्ही लिहिणार ना इथे मी अबक लिखणार की मी रमेश कुलकर्णी लिखेल? तो यहाँ पे देखिए अबक है, जब नाम दिया नहीं जाएगा तो अबक ही लिखना है, तो खुद का लिखोगे वो कॉपी कैसे, अलाउड ही नहीं है ऐसा। तो मी अबक, फिर देख कॉमा, थोड़ा रुकिए ना, मी अबक, मी कौन, मी विशाल लक्ष्मण बुरु, रुक गया। जहां पे थोड़ा रुकना है वहां पे डॉट है और कॉमा है। तो इसका ही प्रैक्टिस करना है भाई। मला आता येता है, मेरे को लेटर आता है। अरे लेटर लिखना सबको आता है, लेकिन एक्यूरेसी सबका नहीं है। क्या पढ़ू, ये पढ़, समझा कि नहीं पढ़ता है? अगर तू फुल फॉर्म लिख रहा है क्या, मी रमेश कुलकर्णी, तो ऐसे डॉट डॉट आएंगे क्या बीच में? ये शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए, कॉमा। फिर देख ये सरस्वती विद्यालय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये स्कूल का नाम है। या शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी, ये तेरा पोस्ट है। या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या सहमतीने, मतलब ये अपने मर्जी से लिख रही हो क्या पत्र? ये मुख्याध्यापक का परमिशन लेने के बाद मैं ये पत्र लिहित आहे। तुमच्या शाळेच्या ग्रंथालयासाठी खालील पुस्तकांची आवश्यकता आहे। ऐसा लाइक हर पैराग्राफ में ऐसा ही देते, हर मागणी पत्र में। अगर मान लो तुम लोग झाडांची आमच्या शाळेतील पर्यावरण दिनासाठी काय रे झाडांची आवश्यकता आहे, बरोबर आहे की नाही? पुढे काय, फुल स्टॉप। तरी कृपया ती पुस्तके शाळेच्या पत्त्यावर त्वरित पाठवून द्यावीत, फुल स्टॉप। सोबत पुस्तकांचे देयक, देयक मराठी में वर्ड है और बिल इंग्लिश में वर्ड, बिल पाठवावे, फुल स्टॉप। पाठच करून ठेवायचं हे, बरोबर की नाही भरतायत? उसके आगे जेणेकरून पुस्तकांची रक्कम त्वरित देण्याची व्यवस्था करता येईल, बरोबर की नहीं आता है? ये हो गया पहला पैराग्राफ। और पहला पैराग्राफ खत्म होने के बाद फिर तू एक लाइन छोड़ेगा, यहाँ पे लाइन छोड़ेगा, ठीक है। ये पैराग्राफ याद करके रखो, अभी सारा चीज आपको मालूम पड़, इसका वीडियो में भी भेज रहा हूँ, बाद में देख लेना तुम्हारा जो भी है। अरे हाँ की नहीं बात है। फिर ये हेडिंग आएगा, याला काय अंडरलाइन बिंडरलाइन काही करू नका, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख दो, थोड़ा बड़ा हैंड राइटिंग निकालो उसका। और उसके बाद में बनाया बॉक्स, मैं आपको 50 बार बोला हूं, 2-4 बुक के नाम और उसके राइटर याद करके रखो। और प्रति का मतलब क्या होता है उसका, क्वांटिटी, नहीं तो कुछ लोग लिखेंगे डायरेक्ट क्वांटिटी। वाह, प्रति म्हणजे उसकी कॉपी। तो बाबा शिव छत्रपति श्री बाबा साहेब पुरंदरे, 5 कॉपी चाहिए, ठीक है। ये अभी इसके अलावा उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ के फिर अगला पैरेग्राफ आए।
अभी यहाँ पे कम लिखा है, आप लोग थोड़ा ऍड करा देना, बरोबर की नाही. काय वरील पुस्तके विद्यार्थ्यांसाठी असल्यामुळे कृपया पुस्तकांवर काही योग्य ती सवलत द्यावी ही नम्र विनंती. द्यावी के बाद में कॉमा है, बराबर क्या अर्थ है. ऐसा थोड़ा और भी तुम एक दो लाइन उसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जैसा आपको जरूरत पड़े, बरोबर की नाही. तुम लोग लिख सकते हो, कारण आम्ही तुमच्या दुकानातून दरवर्षी पुस्तके खरेदी करतो, बरोबर की नाही. त्यामुळे आवश्यक ती काय करा, सूट द्या. समजलं की नाही. सूट म्हणजेच काय रे, डिस्काउंट. हा, त्यानंतर उसके बाद में ये देख, विनंती के यहाँ पे फुल स्टॉप दिया, फिर ये लाइन कळावे. कड़ावे के बाद में कॉमा है. तस्दी बदल क्षमस्व. तस्दी मतलब क्या होता है, आपको जो मैं ये परेशानी दे रहा हूँ, बराबर की नहीं, इसके लिए मैं आपकी क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ, बराबर की नहीं. और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे लाइन छोड़ना रहता है और फिर ये एक साथ कंटिन्यू आता है. क्या, आपला विश्वासू कॉमा अब इधर तुम्हारा नाम, क्या प्रॉब्लम. हाँ, एड्रेस नहीं दिया तो मन से लिखना है, बराबर क्या, एड्रेस नहीं दिया तो मन से लिखना है. ठीक है. और दिया, अभी वो लोग कभी भी एड्रेस में देते ही नहीं है, वो लोग खाली नाम देते हैं बस. मेजोरिटी पेपर में खाली नाम ही आए हैं. तो ये सब मन का बने हैं. सरस्वती विद्यालय भी किधर दिया था ऊपर, दिया था क्या एडवर्टाइजमेंट. अपना तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं था. अपना विश्वास तू अबक, कौन है तू, विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये तेरा पोस्ट है. फिर सरस्वती विद्यालय कॉमा जोगेश्वरी पश्चिम, ये फुल स्टॉप क्यों दिया, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ना, पश्चिम पूरा लिखा है गया. उसके बाद में मुंबई, और ये ईमेल आईडी, ये किसका है, तेरा ईमेल आईडी है. देख, तेरा नाम अबक था कि नहीं, अबक. देखिए यहाँ पे लिखा एबीसी. क्यों लिखा एबीसी मालूम पड़ा नाम, क्योंकि तेरा नाम ही अबक है. फिर देख, अभी ऑलवेज अपन नाम अलग रहता ना तो उसके इनिशियल लिखते और आगे एबीसी जोड़ते. इधर एबीसी था तो उसने नंबर जोड़े. सही है कि नहीं. तो इस तरह से आपको क्या करना है, लेटर लिखना है. तो ये हो गया. उसके बाद में ये देख, ये विनंती पत्र है, ये भी एक दिया है, बराबर की नहीं है. ये देख, माननीय मुख्याध्यापक केड़कर विद्या मंदिर, ये स्कूल का नाम है. राजापूर में है ये स्कूल, जिल्हा रत्नागिरी. गरीब विद्यार्थी फंडातून गणवेश व शैक्षणिक साहित्य मिळण्याबाबत विनंती पत्र. तो गरीब विद्यार्थी फंड है, वहां से गणवेश, गणवेश मतलब क्या होता है, कपड़ा ना, बराबर के, यूनिफॉर्म. और शैक्षणिक साहित्य जैसे कि मान लो नोटबुक वगैरह वगैरह, इसका आप लोग क्या कर रहे हो, विनंती पत्र लिख रहे हो. तो ये देख, ये पहला डेट रहेगा, डेट. डेट के बाद में लाइन छोड़ना है आपको. उसके बाद में ये देख, किसको लेटर लिख रहे हो आप लोग, ये मुख्याध्यापक को. तो प्रति माननीय मुख्याध्यापक, ये सब उसका एड्रेस है. फिर एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, आप ईमेल आईडी लिख सकते हो, ईमेल आईडी. फिर एक लाइन छोड़ के इधर पिन कोड भी लिख सकते हो. बोलो, क्या गरीब विद्यार्थी फंडातून गणवेश व शैक्षणिक साहित्य मिळण्याबाबत विनंती अर्ज. बोलो. उसके बाद में ये देख, आदरणीय गुरुवर्य. इधर आदरणीय गुरुवर्य होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, आप लोग लिखते हो वो भी चलेगा. क्या, माननीय महोदय. माननीय महोदय क्या, सप्रेम नमस्कार. फिर ये तुम्हारा तुम्हारा नाम तो दिया नहीं था, बराबर की नहीं बात है. ये स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो आप, और आप स्कूल के प्रिंसिपल को बता रहे हो, बाबा मैं गरीब हूँ, बराबर की, मेरे पास पैसे नहीं है स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए. और जो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट मांगता है हमको, बैग वगैरह पेंसिल वगैरह जो मांगते हैं वो नहीं है मेरे पास पैसा. तो स्कूल में एक ऐसा फंड चलता है, बराबर की, जहां पे लोग स्कूल को डोनेशन देते हैं, और वो पैसे से फिर क्या करता है प्रिंसिपल, गरीब बच्चों को गरीब बच्चों को क्या करता है, मदद करता है कि बाबा ये पैसा लेके तुम तुम्हारा यूनिफॉर्म खरीदो, बाकी जो चीज मांगता है वो खरीदो, बराबर की. तो अपने को लेटर लिखना पड़ेगा पहले. किसको लेटर लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल को, कि बाबा मेरे को मदद दो, ताकि वो मैं पैसे से क्या करूं, मैं अपना युनिफॉर्म वगैरह सारा चीज खरीदू. देखिए यहाँ पे बता रहे, मी अब आपल्या शाळेत इयत्ता 8वी ब मध्ये शिकत आहे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में. पुढे काय, माझ्या वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न देख, बताना पड़ेगा ना क्यों बाबा पैसा मांग रहा है वो, बराबर की नहीं तो मैं आमिर हूं और मैं पैसा मांग रहा हूं वहां से. माझ्या वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न फारच कमी आहे, त्यामुळे मला शाळेचा गणवेश
वह शैक्षणिक साहित्य विकत घेणे काय रे अशक्य आहे, मैं नहीं खरीद सकता. पहिला पॅरेग्राफ. फिर दूसरा पॅरेग्राफ एक लाइन छोड़ के, मला वर्ग शिक्षकांकडून असे कळले की दादा अपने स्कूल से ऐसा मदद किया जाता है, ये तुमको कैसा मालूम पड़ा? मेरे क्लास टीचर ने बताया. बराबर की नाही आहे? मला शिक्षकांकडून असे कळले की थोडा रुका, कॉमा दिया. काय कळलं? आपल्या शाळेतून गरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश, कॉमा, एक ही चीज मांग रहा है की दो चीज मांग रहा है? तो पहले चीज के बाद में कॉमा, और शैक्षणिक साहित्यासाठी सहाय्य केले जाते, फुल स्टॉप. तरी मला शाळेकडून तो लाभ मिळावा, कॉमा, ही विनंती. विनंती पत्र आहे ना ये. उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे. फिर काय आहे? तसदीबद्दल क्षमस्व, एक लाइन छोड़ेंगे. आपली विद्यार्थिनी अबक कहाँ पे रहती है? पितृ सदन नाम का एरिया है. कहाँ पे? मुक्काम पोस्ट राजापुर, तालुका राजापुर, जिला रत्नागिरी. ये एड्रेस लिखा. ये अपने मन का लिखा है एड्रेस. अभी स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है, मतलब एड्रेस. अगर स्कूल राजापुर में है तो क्या ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा एड्रेस कोई दूर रहेगा क्या? राजापुर के बाहर रहेगा क्या? वहां से तुम पहुंचोगे क्या वहां पे? स्कूल के आजू बाजू में ही रहेगा ना वो, ऑलमोस्ट सेम एड्रेस आएगा. और ये तुम्हारा है. बराबर. ये हो गया तुम्हारा ईमेल आई, क्या बोलते हैं, विनंती पत्र. और ये दिया है तुमको क्या? अभिनंदन पत्र. ये भी मैंने दिया है लिख के. कला व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान महाड यांच्यातर्फे आयोजित चित्रकला स्पर्धेत इयत्ता 8वी ब मधील विद्यार्थिनी कुमारी सानिका देशमुख हिला जिल्हा स्तरावर किती नंबर आला हिचा? पहिला क्रमांक. म्हणून तिचं काय रे? अभिनंदन. ये आप लोगों ने न्यूज पढ़ा, न्यूज. बराबर कि ये आप ये जो पढ़ रहे हो ना, एडवर्टाइज है. कहाँ पे आई है एडवर्टाइज? पेपर में. बराबर कि नहीं है? क्या एडवर्टाइज पढ़ा आपने? कला व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, ये संस्था का नाम है. कहाँ पे है ये? महाड़ में. उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? चित्रकला स्पर्धा इयत्ता 8वीं ब. ये चित्रकला स्पर्धा ऑर्गेनाइज किया था. उसमें 8वीं ब की स्टूडेंट कुमारी काय रे? सानिका देशमुख. इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला नंबर आया. इसके लिए उसका अभिनंदन. किसने आता है? ये एड किसने दिया था? मुख्याध्यापक ने, शारदा विद्यालय आंबिवली के. ठीक है. अभी आपको क्या है? देखो, खालील सूचना फलकावरील निवेदन वाचा व संबंधित व्यक्तीचे अभिनंदन करणारे पत्र लिया. अभिनंदन करने का है क्या समझ के कि ये जो तुम्हारी, क्या नाम है इसका, सानिका, ये तुम्हारी क्या है? मित्र या तो मैत्री. बराबर है. यस. या तो ऐसा समझने का है कि तुम उसके या तो फ्रेंड हो या तो बॉयफ्रेंड हो, मैत्रीण हो. मुली असतील तर मैत्रीण लिवेल, आणि बॉयज असेल तर ते काय असतील? मित्र असतील. तो देखो ये पहला आपको पता है, पहला डेट आता है, लाइन छोड़ेंगे. प्रिय मैत्रीण सानिका. बराबर. प्रिय मैत्रीण सानिका, काय रे प्रेम नमस्कार. फिर लाइन छोड़ेंगे. अभी देखिए यहाँ पे एड्रेस है क्या? ये अनौपचारिक पत्र है, यहाँ पे एड्रेस नहीं आता. आगे, 2 दिवसांपूर्वी तुझे पत्र मिळाले, वाचून खूप आनंद झाला. माझी काळजी करू नकोस, मी इकडे मजेत आहे. माझा अभ्यास व्यवस्थित चालू आहे. घराचेही सुखरूप आहे. काल आपल्या शाळेच्या सूचना फलकावरील मुख्याध्यापकांचे निवेदन वाचले. मतलब वो जो था ना, वो नोटिस था. कहाँ पे लिखा हुआ था नोटिस? वो स्कूल के बाहर जो रहता है ना नोटिस बोर्ड, बराबर है. किसका कोई कंपटीशन में वगैरह नंबर बिंबर आया तो उधर लगता है. क्या काय कळलं हिला? महाड यांच्यातर्फे आयोजित चित्रकला स्पर्धेत जिल्हा स्तरावर तुझा प्रथम क्रमांक आल्याचे समजले. खूप आनंद झाला. तुझे मनापासून अभिनंदन. पैराग्राफ लाइन छोड़ेंगे. आपको पता है अनौपचारिक पत्र में ज्यादा लिखना होता है. 2 पैराग्राफ हो गए. फिर तू नेहमी अनेक चित्रकला स्पर्धेमध्ये भाग घेत असतेस, त्यात तू पहिलीच असायचीस. याही स्पर्धेत तुझा प्रथम क्रमांक मिळवला. मैत्रीण म्हणून तुझा खूप अभिनंदन वाटतो. यापुढेही तू असेच यश संपादन करत राहावे व आपल्या शारदा विद्यालयाचे नाव रोशन करावे अशी अपेक्षा करते. तुला भावी अरे आयुष्यासाठी काय करते मी? भावी वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. ही लाइन छोड़ेंगे. फिर अगला पैराग्राफ. काका व काकूंना नमस्कार. छोट्या राजूला गोड गोड पापा. देख, पप्पी पण देते. बरोबर की नाही वाचता येत? फिर लाइन छोड़ेंगे क्या? कळावे लो असावा. बराबर की नहीं? उसके बाद में लाइन छोड़ के प्रिय मैत्रीण, तुम्हारा नाम, कहाँ पे रहते हो आप, ये तुम्हारा एड्रेस, और लास्ट में क्या आता है? ईमेल एड्रेस.
ये सारा चीज क्या है, सीक्वेंस सब जगह पे सेम है, खाली आपको जहां पे कॉमा देना है, फुल स्टॉप देना है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करके समझनी। और ये देखिए जाहिरातें, मैंने दो अलग अलग चीज का जाहिरात आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए। आप देख रहे हो पूरा सीक्वेंस वैसा ही फॉलो किया है कि नहीं, देखो पहला स्लोगन है की नाही, देख स्लोगन, करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी त्याचे। बोलो ये किसका एडवर्टाइज है, ममता प्रतिष्ठान का। ममता प्रतिष्ठान, जैसे कि आपको पता है ना, कोई संस्था रहती है जो स्कूल चलाती है, तो ये स्कूल कौन चलाता है, ममता प्रतिष्ठान। वो क्या चला रहे हैं, वात्सल्य बालवाड़ी, ये प्रोडक्ट का नाम। मतलब वहां पे वो बालवाड़ी रहता ना, बालवाड़ी छोटे बच्चों को पढ़ाते, वो उन्होंने चालू किया है। अभी देख बालवाड़ी का स्लोगन क्या है यहाँ पे, माया ममता व वात्सल्यमय वातावरण असलेली बालवाड़ी। मतलब यहाँ पे बालवाड़ी में बच्चों को क्या मिलेगा, माया मिलेगा, ममता मिलेगा, वात्सल्य मतलब प्रेम मिलेगा, बरोबर है, येस। और उसके बाद में आपल्या परिसरात लवकरच सुरू होणारी नवीन बालवाडी, ये वात्सल्य बालवाडी। कौन चला रहा है ये वात्सल्य बालवाडी को, ममता प्रतिष्ठान। देखिए इसके येत्या 15 जून रोजी शुभारंभ होत आहे। 15 जून से चालू हो रहा है, आपको तो पता है स्कूल सारे 15 जून को ही चालू होते। फिर वात्सल्य बालवाडी के वैशिष्ट्य, एक बाजू में वैशिष्ट्य, बराबर की नहीं बात है। अक्षय तृतीय पासून नाव नोंदणी सुरू, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, बराबर है। अभी यहाँ पे मेरा वो आया नहीं है वो पेज, हाँ, लेकिन यहाँ पे आगे कंटिन्यू है, तो मेरा पीडीएफ बनाने में वो रह गया है, क्या चीज, पत्ता, संपर्क, ईमेल एड्रेस, वो आएगा इधर, समझा कि नहीं। वो अगले पन्ने पे था तो उसका स्कैन हुआ नहीं, ये अधूरा है एडवर्टाइज, बराबर कि अधूरा एडवर्टाइज है। इसमें क्या बाकी है आपको मालूम है ना, क्या बाकी है, पत्ता, संपर्क और ईमेल एड्रेस, वो मांगता है कि नहीं इसमें, ये तो मैंने लिख के दिया है आपको, बराबर कि नहीं है। ये आपका प्रोडक्ट का स्लोगन, दुकान का स्लोगन, आला आला उन्हाळा आस्वाद आहे सेवेला, ये आस्वाद ये दुकान का नाम है, और ये प्रोडक्ट का नाम, गारेगार स्वादिष्ट मलाईदार क्या, आस्वाद आइसक्रीम। ये देख आस्वाद आइसक्रीम, ये प्रोडक्ट का नाम और ये उसका स्लोगन। फिर बताया आपल्या विभागात सुरू झालेली आइसक्रीम पार्लर, आप छोटा मोटा यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो, पेन से, पेन से ड्राइंग बना सकते हो, और पेन से बक्सा बना के उसमें अंदर लिखना है। अरे रेड पेन वापरायचा की ऐसा कलर धुलर काय ना इकडे, कळलं करा यार, तुम्ही काहीतरी गोंधळ करायला आहात, तुझा नाही तर टेक्स्ट पेन घेऊन जा, या नाही जरा, असं काय नाही करायचं। हे देख भाई, एकदा याल पुन्हा पुन्हा याल, आस्वाद आइसक्रीम ये तुम्हारा एड्रेस है, बराबर। इसके अलावा और आप लोग इसमें लिख सकते हो, संपर्क, ईमेल एड्रेस वगैरह आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। और ये देखिए बातमी लेखन, ये देखा ऐसा आप बक्सा बना सकते हो बातमी लेखन में, बराबर। ये हेडिंग है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या सन्मानार्थ आयोजित, एक अभी जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा था ना, उसमें ही आया था। क्या ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, शिक्षक दिन। तो ये देखिए स्थळ, एक बाजू में दिनांक और एक बाजू में क्या है, वार्ताहराकडून। फिर ये पहला पैरेग्राफ, बराबर की नहीं, पहले पैरेग्राफ में भी यहाँ पे हर एक न्यूज में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको पता है पहले पैरेग्राफ में क्या लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है, कौन से दिन वो बातमी देख। ये 6 सितंबर लिखा, क्यों 6 सितंबर लिखा, क्योंकि शिक्षक दिन कब रहता है, 5 सितंबर। तो यहाँ पे बताया देख, सावंतवाडी येथील वासुदेव बळवंत फडके विद्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या सन्मानार्थ शिक्षक दिन मोठ्या आनंदात व उत्साहात साजरा करून विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर राधाकृष्णन व आपल्या शिक्षकांविषयी आदर व कृतज्ञता भाव व्यक्त केला। या प्रसंगी शाळेचे उपमुख्याध्यापक श्री नाईक सरांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते। या दिवशी शाळेतील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी शिक्षक होऊन दोन्ही सत्रात उत्तम प्रकारे शाळा चालवली। शिक्षकांनी शिक्षक दिनाच्या दिवशी शिकवण्याचे तास न घेता आपल्या विद्यार्थी शिक्षकांच्या कामाचे अवलोकन केले। मेरे को लगता है ये मैंने लिख के भी दिया है ये, बराबर की नहीं है। तो ये पहला पैरेग्राफ, ये दूसरा पैरेग्राफ, खाली तीसरा पैरेग्राफ उसने बनाया नहीं, वो बनाना चाहिए, कहां से मालूम है, ये देख इधर, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या एकत्रित चहा फराळाच्या कार्यक्रमाने या उपक्रमाची काय झाली, सांगता झाली, मतलब कैसा कार्यक्रम खत्म हुआ ये। और उसके अलावा इसमें ये लिखना चाहिए था कौन से टाइम पे खत्म हुआ, ये कौन से पैरेग्राफ में आएगा, तीसरे पैरेग्राफ लास्ट में
जो टीचर टीचर बने थे, मतलब बच्चे टीचर बने थे, और जो ओरिजिनल टीचर है उन्होंने आपस में मिलके चाय नाश्ता किया, और सुबह 11 बजे क्या बोलेंगे आप लोग, कार्यक्रम संपन्न हुआ। सही है कि नहीं वार्ता? ये और इसके बारे अलावा मैंने यहाँ पे कथा लेखन तो दिया नहीं, क्योंकि वो लिखना नहीं है आपको, बराबर कि नहीं है? और बाद में निबंध का अपने आपको मैंने बताया क्या करना है। पहला टाइटल देने का है, टाइटल को अंडरलाइन, और उसके बाद में 5 पैराग्राफ में लिखने का, मिनिमम 4 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। एक पेज पे 2 पैराग्राफ बना दो, लेकिन पैराग्राफ बनाएंगे कैसा? मैंने बोला एक कंसेप्ट का एक पैराग्राफ, नहीं तो 2 पैराग्राफ में एक ही बात बता रहा है, वो भी गलत है। सही है कि नहीं? 2 पैराग्राफ में एक ही बात बताना गलत है कि नहीं? अभी ये देख, ये जो है ना, ये मान लो, ये तुम्हारा पेज है, ये तुम्हारा पेज है जो तुमको आएगा कल पेपर में। देख, यहाँ पे ऐसा बॉक्स रहता है, एक बॉक्स ऐसा बनाया रहता है ऑलरेडी, और यहाँ पे लाइन रहता है, और एक लाइन ऐसा यहाँ से मारा हुआ रहता है। कहाँ पे? तुम्हारे आंसर शीट पे। आपको जब जल्दी पेपर मिलता ही है, जल्दी 10 मिनट जल्दी मिलता है, तब जल्दी 10 मिनट काय के लिए दिया है? तो आपको एक लाइन ऐसा यहां से खींचना है और एक लाइन यहां से खींचना है, मतलब जो लाइन मारा है ना ओरिजिनल, उसके उस तरफ एक, उसके इस तरफ। और देखिए लास्ट में देखा ऐसा ही लाइन रहता है, आधा कटा हुआ, तो जहां से वो लाइन कटा है ना, वहां से आपको ऐसा मालूम पड़ा। पूरे के पूरे 29 पेज ऐसा पहला करके लेंगे वो 10 मिनट में, 29 पेजों का रहता है। अभी फिर तुम्हारा चालू हो गया, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालोगे, विभाग ए क्या लिए रहेगा तुम्हारा? गद्य। फिर इसको बक्सा चढ़ाओगे। अभी आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 1, ये देख, इधर ऑलरेडी लिखा रहता है प्रश्न क्रमांक, क्वेश्चन नंबर इधर लिखा रहता है ऑलरेडी। तुमको खाली 1 किधर लिखना है? इधर 1, खाली 1, इधर 1 ही लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा अ, और अ में पहला आकलन, अ में पहला आकलन, और आकलन में मान लो पहली चीज है तो उसको इधर, समझा? मालूम पड़ा कहाँ पे क्या लिखना है? तो इसमें क्या था, कंफ्यूजन का क्या है, किधर नंबर दो किधर क्या करो, इसमें क्या था? चल, पहला आकलन लिख के हो गया, पेंसिल से डबल अंडरलाइन मारेंगे। सही है कि नहीं? अभी दूसरा आकलन, अभी कितना नंबर देने का है? 2 ना। 2 नंबर किधर, इधर दो कि ये वाले में? नंबर, और 2 में पहला लिख रहा हूं, लिखूंगा। इधर आंसर है, बॉक्स किया। दूसरा नंबर लिखूंगा, इधर आंसर है, बॉक्स किया। तो खत्म हो गया, डबल अंडरलाइन। समझा कि नहीं? फिर सोमत लिखना है। बोलो, सोमत का नंबर 3 है ना, इधर दो, ये वाले में दो, इधर की इसके पहले में। चलो सोमत, बराबर की बात है। अभी सोमत लिखते हैं के बाद मान लो सोमत लिखने के बाद तुम्हारा क्या हो गया? देखो, सोमत सोमत आप लोगों ने ये पेज पे भरा पूरा सोमत, और मान लो लास्ट में खाली 2-3 लाइन ही बचे, वैसे तो बचेंगे नहीं, पूरा लिखना है। तो मान ले 2-3 लाइन बचे आपके, तो आप क्या कर सकते हो, इधर ऐसा डबल अंडरलाइन मारने का, डबल अंडरलाइन मार के ये जो बचा है ना स्पेस, वहां पे खाली ऐसा क्रॉस कर। समझा कि नहीं बता? ऐसा क्रॉस कर। फिर अगले पन्ने पे गए, चलो अगले पन्ने पे यहाँ पे ऑलरेडी बक्सा रहेगा, तूने ऑलरेडी ऐसे लाइन मार के रखे रहेंगे, बराबर कि नहीं? लाइन मार के रखे रहेंगे कि नहीं? तो दोबारा इधर लिखूंगा विभाग 1, जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हाँ इधर लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का अपना क्या शुरू होगा? अ की आ, तो यहाँ पे आ आएगा, बराबर के? आ में पहला, और पहले में पहला, ऐसे नंबर भी दिए जाते हैं पेपर में। अभी आपने देखे सारे चीज नंबर थे कि नहीं? क्या त्रास क्या है इसमें, मतलब कुठं काय लिहू कुठं काय नाही लिहू, असं काय नाही, काय उगा आपला गोंधळ सगळा नुसता, काय करावा, तिथं काय लिहून तिथं काय लिहू, आम्हाला काय समजतच नाही म्हणे, असं काहीच नाही। चल मान लिया अभी तेरा चालू हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ई, तो इधर ई आएगा, आएगा कि नहीं? इधर ई में पहला आकलन, आकलन में पहला नंबर हो गया इधर लिख के। चल दूसरा नंबर इधर, दूसरे में पहला, चल पूरा लिख के हो गया। अभी क्या इसमें सोमत है क्या? कुछ त्रास बोलो, और किसमें कुछ बचा प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अब क्या बचा? अभी
अभी एग्जाम को जब जाओगे, बराबर कि नहीं, तो सबसे पहले आपको लेके जाना पड़ेगा पैड। बिना पैड का तो मतलब ही नहीं। नॉर्मली ट्रांसपेरेंट पैड होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे एक साइड से दूसरे साइड का दिखा जाए। पुट्ठा बिट्टा वाला पैड नहीं होना चाहिए, बराबर कि ट्रांसपेरेंट पैड ही होना चाहिए। दूसरा चीज, वाटर बॉटल, पानी का बॉटल, वो भी पानी का बॉटल ऊपर कोई कंपनी का लेबल बिबल चिपकाया हुआ, बिस्लरी बिस्लरी का बॉटल चलता नहीं, बराबर की नहीं है। हाँ, तो छोटे बच्चे का गली में लटकाय हुआ असं पण नको काय. उगा आपलं आहे म्हणून चला घेऊन, कळलं की नाही, असं काही नहीं करायचं. बराबर. दूसरा चीज, कम से कम 4 से 5 पेन अभी से लेके रखो, बराबर है, उसको स्मूथ करा के रखो। स्मूथ समझता है, ऐसा है कुछ काम नहीं है, अभी कल का दिन भी है तुम्हारे पास, ऐसा गिरगिट गिरगिट बस ऐसे थोड़ा खत्म होने दो, बराबर है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वो अटकना नहीं चाहिए। तो कम से कम 2 पेंसिल होनी चाहिए तुम्हारे पास, 2 पेंसिल में तुम्हारा पूरा एग्जाम निकल जाएगा, बराबर है कि नहीं है। उसके बाद में एक इरेजर होना चाहिए, एक इरेजर, बराबर है कि नहीं है। उसके बाद में एक शार्पनर होना चाहिए कि नहीं शार्पनर। और उसके बाद में एक लॉन्ग स्केल होना चाहिए, उसके बाद में एक शॉर्ट स्केल होना चाहिए, एक लॉन्ग स्केल और एक क्या होना चाहिए, शॉर्ट स्केल, बराबर कि नहीं, एक बड़ा स्केल और एक छोटा स्केल। जहां पे आपको छोटा स्केल की जरूरत है, वो बक्सा बिक्सा बनाने के लिए बड़ा स्केल की क्या जरूरत है। लेकिन जब शुरू में 10 मिनट में आपको लाइन मारने पड़ते हैं ना बड़े बड़े, उधर छोटा स्केल लेके तुम्हारा टाइम जाएगा, तो बड़ा स्केल वापरो, बराबर की नहीं आता। लेकिन अंदर छोटा छोटा लाइन मारने के लिए छोटा स्केल वापरो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लेके जाने की है वो है वॉच, घड़ी, बराबर की नहीं है। आपका घड़ी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको टाइम पे पेपर कंप्लीट करा के देगा, बराबर की घड़ी मस्ट है। दूसरा चीज जो आपको लेके जाने का है, रूमाल। पसीना बिसीना आ गया, चाहे मान लो ज्यादा हार्ड पेपर आ गया, तो हार्ड तो आता नहीं है, लेकिन रूमाल होना चाहिए आपके पास। मांगता है तो एक एक्स्ट्रा रूमाल रखो बेंच साफ करने के लिए। क्या है, कुछ कुछ स्कूल ऐसे है ना, बहुत सालों से बंद है, वो कल जाके तुम्हारा एग्जाम के टाइम पे खुलेंगे। अभी स्कूल बंद होने पे आए हैं, बच्चे ही नहीं है, सही बोल रहा हो कि नहीं। तो डायरेक्ट क्लासरूम कब खुलेंगे, हाँ तुम्हारे जैसे लोगों को बिठाने। अभी उसने कब साफ किया रहेगा नहीं किया रहेगा, तुम करो ना साफ, अपने जगह पे बैठना है यार, कुछ भी करे, आने वाले 9 पेपर उधर जाने वाले, बराबर की नहीं बढ़ता है, तो साफ करने के लिए रखा करो। थोड़ा सा वो बॉटल में से थोड़ा पानी निचोड़ने का, बराबर की नहीं बढ़ता है। बोलो, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन हॉल टिकट। बोलो, हॉल टिकट नहीं लिएगा तो एग्जाम में बैठाएंगे क्या, अलाउड ही नहीं, बराबर की नहीं। हॉल टिकट के 2-3 जेरोक्स घर पे निकाल के रखो, एक तुम्हारे बैग में भी डाल के रखो, ओरिजिनल अपने इसको चिपका के रखो, बराबर की नहीं है। सबको हॉल टिकट रखने के लिए कवर दिया है क्या क्लासेस से, हाँ। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप पैसे ले लेना, वो अपना प्लास्टिक का, उसके अंदर हॉल टिकट डाल के फिर लेके जाने, बराबर की नहीं। ऑफिस में महीने की तरह मैं नहीं लाता, बराबर की नहीं। मेरे को 1-2 क्लासेस वाले देते हैं, यहाँ रख दिया, 50 जन का उधर पड़ा रहता है, 50 जन का। मैं, मेरे को किधर जाने की कुछ जरूरत नहीं यार, बाकी जगह पे वो लोगों को बुलाते हैं, मेरे पास वो सामने से आते हैं, "भाई साहब ध्यान दो, ध्यान", बराबर की नहीं है, फिर भी मैं देता नहीं, समझा कि नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, हॉल टिकट। हाँ, और क्या चीज मांगता है, आधार कार्ड। के बैग में ना आपका आधार कार्ड रख देना, बराबर की नहीं है। कभी भी मान लो तुम्हारा फोटो नहीं मैच हो रहा है, ये नहीं मैच हो रहा है, हॉल टिकट बिल टिकट पे ऐसे कुछ लफड़े हो सकते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप आपके बैग में क्या कर सकते हो, आधार कार्ड रख सकते हो। बोलो, इसके अलावा अभी क्या चाहिए और। अभी वो तो ट्रांसपेरेंट पाउच ये सब तो क्या हाथ में लेके जाओगे, बराबर की नहीं है। हाँ, पाउच में रख के लेके जाओगे ना, नहीं एक काम करो, जेब में डाल के लेके जाओ, वो भी अलाउड है, वैसा कोई त्रास नहीं है, समझा कि नहीं है। हाँ, तो घड़ी वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक वाला घड़ी तुम्हारा, वो डिजिटल डिजिटल पैसा नहीं, समझे कि नॉर्मल घड़ी जो कांटा वाला रहेगा ना, वो घड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जानते हो, एग्जाम को आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचना है, लेट नहीं बिल्कुल, बराबर की नहीं। चल 40 मिनट 50 मिनट जल्दी पहुंचे तो भी कोई इशू नहीं, वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं इतना, बराबर की नहीं। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पे पहुंचना है, बराबर ही है। रही बात एग्जाम को जब जाओगे, तब आपको आपके घर पे माँ बाप रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेके जाना है, बराबर की नहीं, वार्ता है, ये आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट
बोलते हैं ना पॉइंट है या पड़ाव है, बराबर कि इसके बाद में आपका स्कूल लाइफ खत्म होने वाला है, बराबर कि नहीं है? तो और आप लोग बोलते हैं ना, एक आपके लाइफ में जो ठप्पा लगा के लेने वाले हो, 90% निकाला, 80% निकाला, 85% निकाला, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने मन में आना चाहिए, इसके लिए माँ-बाप का दर्शन लेके जाओ। उसके बाद में तुम्हारा भगवान भी रहेगा। हर आदमी किसी ना किसी को मानता है, बराबर कि नहीं? जैसे कि मैं जो कालूबाई देवी है सातारा में, उसको मानता हूँ। मैं हर साल में 1-2 बार वहाँ पे जाता हूँ, मेरे ऑफिस में भी उनकी मूर्ति है, मेरे घर में भी उनकी पूजा अर्चा की जाती है, तो हम लोग वो देवी को मानते हैं। तो हम लोग उनका ही पूजा करके सब कुछ काम करते हैं। तो वैसा आपका भी घर में कोई देवी वगैरह रहेगा, भगवान रहेगा, उसका आपको प्रार्थना करके क्या करना है, जाना है। और घर से निकलते टाइम आप लोगों ने चाहे तो थोड़ा शक्कर या तो कोई बोलते हैं या तो दही वगैरह थोड़ा खाना खाना चाहिए, और फिर आपने एग्जाम के लिए क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, बराबर की नहीं है? अ, उसके बाद में जब एग्जाम को आप लोग जब बैठते हो, बराबर की नहीं, आप लोग लाइन मार के वगैरह हो गया, वो तो 2-4 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन सामने वाला तुमको क्वेश्चन पेपर जल्दी देता नहीं। तो आप लोगों ने शांत जगह पे बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपका वो एग्जाम के टाइम पे कंसंट्रेशन हो जाए, बराबर की नहीं वार्ता है? बाकी सारे विचार जो अपने मन में रहेंगे वो सारे क्या हो जाए, निकल जाए। नहीं तो इधर उधर देखते रहना वगैरह कुछ नहीं करने का, बराबर की नहीं बात है? चलो, सामने वाला बंदा आपको 10 मिनट पहला क्वेश्चन पेपर भी देगा, आंसर शीट भी देगा, बराबर की? क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, एक बार आंसर शीट देगा, वो आपको बताएगा सारा, इधर साइन करो, उधर साइन करो, ये करो, वो करो। आपको जो समझता है ना वही करने का, जो नहीं समझता बिल्कुल करने का नहीं, छूनेगा भी नहीं, बराबर की नहीं है? चलो, बारकोड चिपकाने को बोला, हाँ ठीक है, लेकिन आपको नहीं समझा, बिल्कुल अपने मर्जी से बारकोड होलोग्राफ वगैरह चिपकाने को जाने का नहीं है। तो नहीं समझा ना तुमको, पैसा ही पड़ा रहने दो। लेकिन एक बार 11 बजे का घंटा बज गया और वो सामने से कुछ भी भाषण देता रहेगा, सुनने का नहीं, डायरेक्ट अपना पेपर लिखना चालू करने, बराबर है? क्योंकि 11 बज गया मतलब अपना लिखने का टाइम तब चालू हो गया, और तभी भी उसका ही भाषण सुनते रहेंगे, इधर ये कर, उधर वो कर, मतलब अपना पेपर छूटेगा आगे जाके, बराबर की नहीं बात है? जब ज्यादा वो नहीं लिखा तो सामने वाला आके मारेगा, बोलेगा ये करे, कुछ नहीं करेगा। वो जब तुम्हारे जगह पे आएगा ना साइन करने के लिए, वो पूछेगा ये तूने किया नहीं, तुझे बता रहा था तभी, मैं जब बता रहा था तभी सुना नहीं, सर कुछ समझा ही नहीं तो कैसा करूं, बराबर की नहीं है? तो वो तुमको समझाएगा, हाँ अभी ऐसा कर, ये कर, वो कर, क्योंकि उसका पूरा जिम्मेदारी है। वो हॉल टिकट के ऊपर वो तुम्हारा पूरा लिख के लेना, उसके ऊपर बारकोड चिपकाना, होलोग्राफ चिपकाना, सारा वही करता है, उसका ही पूरा काम है, बराबर की नहीं बात है? तो अगर आपने नहीं समझता है तो कुछ अपने मर्जी से करना नहीं है। लेकिन मान लो अगर पहले से आपने होलोग्राफ बारकोड वगैरह चिपकाया और उसके नीचे जो लिखना रहता है वो आपका रह गया, खत्म बात, बराबर की नहीं? हाँ, पहले पेपर में आपको ये सारा चीज उसके कहने के ऊपर सब समझ के ही करना है, अगले पेपर से आपको सब कुछ पता चले, बराबर की नहीं? लेकिन पहले पेपर पे आपके मन से कुछ भी करने नहीं जाना है। इवन सीट नंबर भी, कहाँ पे कौन से डब्बे में डैश करना है, कौन से डब्बे में नंबर लिखना है, वो ये वगैरह सारा चीज वो जब बोलेगा वही तभी करना है। समझा, वो बोलने के बाद भी समझा तो ही करना है, नहीं तो वो तुम्हारे बाजू में आएगा ही साइन करने, तब वो समझाएगा तभी वैसा करना है। लेकिन कुछ भी गलत इसमें करना नहीं। मालूम पड़ा सबको ये बात? ये बोल, और किसी की कुछ प्रॉब्लम, और किसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोल दो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज हर चीज, बराबर की नहीं? ये जो आपका कोड है ना, कौन सा, 40, 30, 20, 20, 60, ये फोन नंबर याद करके रखने का, ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है, बराबर की नहीं? टोटल 5 क्वेश्चन है कि नहीं? पहला 40 मिनट, दूसरा 30, अगला 20, अगला 20 और अगला 60, और ये तुम्हारे जो बचे हुए 10 मिनट है वो प्रेजेंटेशन की, बराबर की नहीं है? प्रेजेंटेशन ही आपको क्या करेगा, ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, प्रेजेंटेशन ही। जितना बेटर प्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा हैंड राइटिंग, और जो ज्यादा लिखेगा, बराबर की नहीं? चलो, आप लोगों को मैंने बोला 12 से 14 लाइन लिख 100 मत के लिए, पहला जल्दी 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 12 से 14 लाइन खत्म करेंगे, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ देंगे वहां पे, और जल्दी का पेपर खत्म हो गया, फिर आगे जाके ऐड करो उसमें। लेकिन पहला 12 से 14 लाइन मतलब सेफ जोन हो गया। मतलब जिंदगी में एक ही बार मराठी का पेपर होगा अभी बोर्ड का, मतलब कि आगे जाके तुम लोगों को 11वीं मराठी नहीं लिया तो ये तुम्हारे जिंदगी का आखिरी पेपर ही मराठी, बराबर कि नहीं? ऐसा पेपर देके निकलने का कि बाद में बाहर आने के बाद लगना नहीं चाहिए, साला मैं इससे और बेटर लिख सकता था, लगना ही नहीं चाहिए, बराबर कि नहीं? ऐसा लगना चाहिए था कि मैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट तरीके से ये पेपर गवाया, बराबर कि नहीं है? दोबारा मौका नहीं है इसमें कुछ, सही है कि नहीं है? मला सांगा। और ये कोशिश करने का कि टॉप 5 में सब्जेक्ट आए, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों का साइंस और मैथ्स वीक है, बराबर कि नहीं है? तो मराठी आपका टॉप 5 में आ सकता है, अगर आप लोगों ने इसके 90 के ऊपर क्रॉस किए तो मार्क्स,
जितना ज्यादा लिखोगे ज्यादा पाओगे, कम लिखोगे कम पाओगे। अभी भी तुम्हारे पास कल का दिन है, मतलब है कि नहीं है। अभी मैंने सारा चीज समझा है, पोएम में क्या पढ़ना है, तुलवचन में कैसा प्रस्तावना लिखना है, क्या करना है, बराबर है कि नहीं है। इवन तुम्हारे पास मैंने राइटिंग स्किल भी अभी बताया है सारा चीज, उसका भी एक बार प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बन जाओ, हो गया काम। उसके बाद में फिर अगला सब्जेक्ट को तुरंत लग जाने का, इंग्लिश के लिए बराबर है, तो तुरंत लग जाने का हिंदी के लिए। तीनों लैंग्वेज खत्म हो गए, आधा पढ़ाओ खत्म। टोटल 6 ही सब्जेक्ट है, उसमें से 3 गए। साइंस 1 साइंस 2 मिलके 1 है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स मिलके 1 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिलके 1 है, आगे 3 ही बचे, ये 3 खत्म। बराबर है कि नहीं बात है। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मॉर्निंग को 6 बजे से क्लासरूम तुम्हारे लिए अवेलेबल है, कभी भी आके बैठो, मैं नहीं रहा है, ये रहेगा यहाँ पे, बात अलग है, लेकिन आप बैठ सकते हो, बराबर कि नहीं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है कि नहीं है, रात को 12 बजे भी तक भी बैठ सकते हो, उसके बाद भी बैठ सकते हो, लेकिन जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, बात है, ठीक है। और कुछ रहेगा तो बोलो।